तो अभिषेक करके 2025 की स्टॉक मार्केट टिप क्या रहने वाली है, और राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का या अभी और गिरेगा? यार सच बताऊं तो 2025 की अगर मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, पैंटे खुल जाएंगी। टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं कहूँ, स्टॉक मार्केट इतना बुरी तरीके से गिरेगा 2025 में। एक बात बताओ, आपने बहुत टाइम स्पेंड करा है इन सब अमीर लोगों के बारे में जानने में, रिसर्च करी है, तो आपको क्या लगता है क्या ये लोग रिलीजियस होते हैं? देखो होते हैं, अब इसमें ना स्पिरिचुअल भी होते हैं और फॉर द लैक ऑफ द बेटर वर्ड कुछ लोग डार्क साइड्स भी लेते हैं, सैक्रिफाइस करने को तैयार। तिवारी का सबसे शॉकिंग केस पता है क्या था? उनका खुद का केस 2016 में अचानक से उनकी मौत हो गई। दिन में बाथरूम जाते हैं नहाने के लिए, निकल नहीं रहे, 2 घंटे बाद दरवाजा तोड़ते हैं फैमिली वाले, ही इज फाउंड डेड। डेड तो ठीक है, अकेले गए थे नहाने के लिए, गले में इधर एक नीला सा निशान है, एक जैसे किसी ने दबाया है यहाँ से। नीम करोली बाबा बोला मैं मिलूंगा बट एक कमरे में अकेले मिलूंगा। उस कमरे में जाते हैं, उसको भी बोलते हैं, वो भी कि भाई बड़े सिद्ध पुरुष आ रहे हैं, जाते बोलते हैं तेरा बाप पापी है, उसने झूठ बोला है हनुमान जी से। अच्छा एक बात बताओ, अभी करंटली कौन है सबसे पावरफुल इंसान दुनिया में? तो ना एक बंदा है, रिसर्च कर रखी है आपने मुझे? हाँ ये मैंने ये लेटेस्ट पावरफुल है, मतलब अभी यही चल रहा है? भाई साहब इससे ज्यादा कोई है ही नहीं पावरफुल। अगर हम लोगों को ज्यादा चैलेंज करते हैं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, कम करते हैं तो वो हमें भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते। बट आपको पता है कि लोगों को कैसे सही मात्रा में चैलेंज करना है। ओके तो ये समझ नहीं है कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है, बट ठीक है। तो ये हमारा आज के गेस्ट, जिनको लोगों को सही मात्रा में चैलेंज करना आता है, इसलिए पूरे सोशल मीडिया पे एकदम वायरल है। थैंक यू सो मच रिया, वापस बुलाने के लिए। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लो। हाँ, मिलियन क्रॉस कर चुका है। बट चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सो आप मुझे बताओ, अभी स्टॉक मार्केट इतना क्यों गिर रहा है? ये तो इतना प्रिडिक्टेबल भी नहीं था जो अभी हो रहा है, और सब एकदम घबराए हुए हैं कि अब दोबारा से कब हमें रेस देखने को मिलेगा। प्लस क्या अभी राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का या अभी और गिरेगा? यार सच बताऊं तो 2025 की अगर मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, लोगों की हालत टाइट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में। बेसिकली अभी तक जिस तरह का फॉल उनने सोचा भी नहीं होगा उस तरह का फॉल होगा। अच्छा। हाँ मतलब लोगों की पैंटे खुल जाएंगी। टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं कहूँ, स्टॉक मार्केट इतना बुरी तरीके से गिरेगा 2025 में। अब आप लोग पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों होगा, पहले वो समझते हैं। बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस हम इस चीज पे लगाते हैं कि रिया अगर हम देखते हैं 2020 के पहले टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो रहते थे वो 4-5 करोड़ के आसपास थे। अभी हम देखते हैं 17 करोड़ हो रहे हैं, 17 करोड़। तो ये बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि ये अचानक से 2020 से 2024 में जो इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीबडी, तो कहीं ना कहीं न्यू टाइम इन्वेस्टर्स हैं। तो ये न्यू टाइम इन्वेस्टर्स ने देखा ही नहीं है बेयर फेस क्या होता है। बेयर मतलब जब मार्केट बहुत टाइम तक नीचे रहता है, कंसोलिडेट करता है और कुछ रिटर्न्स नहीं देता है। अभी तक इन लोगों ने वही देखा है कि भाई कहीं पर भी मतलब आलू डालो सोना निकलेगा, बस वही देखा है 2020 से 2024। तो पहली चीज क्या होती है कि ये लोग तब तक नहीं डरते, ये जो नया इन्वेस्टर होता है ये तब तक नहीं डरता जब तक 2% 3% मार्केट गिरता है। जैसे ही 6% गिरता है वो सारे इन्फ्लुएंसर्स को डीएम करता है। जैसे ही 10% गिरता है उसकी हालत टाइट हो जाती है, वो सोचता है और एवरेज कर लूं, पूरी सैलरी लगा देता है। और जिस दिन 15% गिर जाएगा वो पैनिक में आके कि भाई अब तो हो सकता है इधर मार्केट खत्म है, वो सारी चीजें बेचता है। तो पहली चीज वो होती है। जब ये लोग बेचना शुरू करते हैं तो एक चीज होती है मार्जिन कॉल। अब मार्जिन कॉल क्या होता है कि एट प्रेजेंट मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा बोरोड फंड से भी इन्वेस्ट करते हैं अभी। तो अगर किसी की आमदनी मान लो 20,000 रुपीज की है, उसने 40,000 के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, इंटरेस्ट दे रहा है, जब तक ऊपर जा रहा है तब तक तो मजे ही मजे, जैसे ही वो गिरेगा तो हालत टाइट। तो अभी क्या हो रहा है कि बेसिकली आप देखोगे कंपनीज के जो क्वार्टर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो क्वार्टर बेकार जा रहा है, इसलिए लोगों को क्वार्टर लेना पड़ रहा है। सिंपल मतलब फैक्ट है ये वाली चीज। तो प्रॉब्लम ये ऐसी एस्केलेट होंगी, ये सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो लोगों ने बेयर फेस देखा ही नहीं है तो फर्स्ट टाइम देखेंगे। अच्छा और एक है कि हमारे मार्केट में मैक्सिमम जो ट्रेडिंग होती है वो इंसान कर ही नहीं रहे, मशीन्स कर रही हैं। एल्गोस जो बोलते हैं ना वो कर रहे हैं, मशीन्स के इमोशंस नहीं होते। तो मशीन में अगर लगा हुआ है कि भाई अगर 20 रुपीज की चीज 15 पे आ गई है तो बेच दो, तो बहुत सारी मशीन्स 15 पे बेच रही हैं। 15 पे जब बहुत सारी बेचेंगी तो अचानक से 13 आ जाएगा, कुछ मशीन्स 13 पे लगी होंगी, फाइनल मशीन्स 10 पे लगी होंगी। तो आप सोचो 20 रुपीज की चीज अगर एक वीक के अंदर 8 रुपीज पे आ गई तो परसेंटेज वाइज कितना बड़ा डैमेज हो गया। तो डर के मारे लोग और बेचेंगे। और एक चीज आप देखिए, सैडली हमारी गवर्नमेंट की तो नहीं कहूंगा बट इन जनरल जो पॉलिसीज आ रही हैं दे आर नॉट दैट फ्रेंडली, बी इट फॉर बिजनेसमैन, बी इट फॉर खुले जबान से कोई बोलता नहीं है
क्योंकि सबकी फटती है, सिंपल सी बात है, बट ये फैक्ट है। द बेस्ट वन, टैक्सेशन पॉलिसीज की बात, एवरीथिंग, टैक्सेशन, मार्जिन पॉलिसीज, टैक्सेशन पे तो हम चाहिए तो आप बोलोगे तो हम बात भी करेंगे इन द कॉन्वर्सेशन। तो ये सारी चीजें जो हैं, अमेलगेमेशन जो हो गई, और दूसरी चीज है फेड ने आके झटका दे दिया है। तो पहले, अब मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूंगा, काफी न्यू कमर्स भी होंगे जो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या करा है कि जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस रहते थे रेट कट को, उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। जो होना था वो नहीं हो रहा है। सो ये ना इतिहास में वैसे एक गवाह है, आप हिस्ट्री जाके देखेंगे कि मार्केट में जैसे रेट कट की बातें होनी शुरू होती, लोगों को लगता है पॉजिटिव है, लेकिन आप हिस्टोरिकल चार्ट जाके देखोगे तब तो मार्केट का सबसे बड़े फॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मार्केट ने बहुत बड़ा पैनिक देखा ही नहीं। तो 2025 आप लिख के रख लो, ऐसा टाइम आएगा जब लोग रोने बैठ जाएंगे अगर वो बोरोड फंड से ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं, अगर उनको अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता और अगर उन्होंने सही टाइम पे सही जगहों से एग्जिट नहीं लिया तो स्टॉक मार्केट की तो, बट दैट ब्रिंग्स टू द क्वेश्चन जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करें। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई लॉन्ग टर्म में जो पैसा बनता है वो दिवाली पे नहीं बनता, दिवाले पे बनता है। जब सबका दिवाला निकलेगा ना, तब आप बैठ के इन्वेस्ट करते जाओ। अब आप सिंपल से बताओ, आपको जब शॉपिंग करनी रहती होगी ऑनलाइन, तो बहुत कम, जितना भी इंसान के पास पैसा हो ना, हम हैं इंडियंस, हम लोग वेट करते हैं बिग बिलियन सेल का, करेक्ट, कि कब आएगा वो अमेजोन का सेल या ये। तो जब हम उस चीज का वहां पर वेट कर रहे हैं टू बाय मोर, दैट शुड बी सेम इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। तो जो सेंसिबल लोग होंगे वो इस टाइम पे अपने SIPs बढ़ा देंगे। और एक चीज जो करने वाले हैं लोग, वो ये चीज होगी, जो मैक्सिमम लोग हैं जो पैनिक में आ जाएंगे, वो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ना एक टर्म है जो कम लोगों को पता होगा, उसको कहते हैं अनइंटेंडेड इनफ्लोस। इसको सिंपल सा समझते हैं। अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं जो काफी जॉब करते होंगे, करेक्ट, आप उनसे पूछोगे कि यार आपकी सैलरी कहाँ जाती है, तो बोलेंगे सेविंग, फिक्स डिपॉजिट और SIP जा रही है। बहुत लोग बोलते हैं, करेक्ट। अब उनसे पलट के पूछना, अच्छा तुम्हारे SIP है, कौन से फंड में जा रही है, आधे लोग वही नहीं जवाब दे पाएंगे। फिर आप पूछोगे अच्छा उसका फंड मैनेजर कौन है, आधे उधर फेल हो गए। फिर उसके बाद पूछोगे अच्छा किस तरह की चीजों में डालना है, आप हाइब्रिड में डाल रहे हैं, आधे उसमें फेल। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछ लिया तो फिर बोलेंगे अरे तुम ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो, रहने दो, करेक्ट, नहीं पता होगा। ये होता है अनइंटेंडेड इनफ्लोस, मतलब इंटेंशन है नहीं, बट हमको कहां पैसा डालना हमको पता ही नहीं है, तो हमारा वो चल रहा है। तो ये अनइंटेंडेड इनफ्लोस जो चलते रहेंगे, ये लोग ना सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं। द मोमेंट दे विल गेट टू नो, तो कहीं ना कहीं यार रुक जाओ, अभी और मत डालो, नेगेटिव दिख रहा है, पहले तो 15% प्लस था, अभी तो 8% ही दिख रहा है। मतलब अब राइट टाइम में डालने का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उस टाइम पे बढ़ाना चाहिए। तो अभिषेक करके 2025 की स्टॉक मार्केट टिप क्या रहने वाली है, और आप अपने लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करने वाले यार मेरा सिंपल सा है, आई एम एक्सपेक्टिंग 2025 में मैसिव क्रैश आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, ये अभी जो गिरा हुआ है हाल फिलहाल में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से लेके हम अभी 12-13% आए। हम लोग बोलेंगे 12-13% भी कम है। यस, अभी मैं बता रहा हूं, आई डोंट नो व्हेन दिस वीडियो विल गेट रिलीज, आई थिंक वेरी सून। थोड़े टाइम के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, स्टेबलाइज करेगा, टाइम पास करेगा, ऊपर नीचे लोगों को बोर करेगा। अच्छा, उसके बाद वो डिप नहीं होगा, वो जो सब खुल जाएगा वो वाला है। तो वो उसमें लोग रोना शुरू कर देंगे। और अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि किसी के एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि ये होगा, किसी के भविष्य वाले ने कहा है ये होगा, किसी तांत्रिक ने कह दिया ये होगा। तो भाई देखो, कब जाएगा एग्जैक्ट डेट ये सिर्फ 2 ही जन बता सकते हैं। स्टॉक मार्केट कब कहां जाएगा उसकी एग्जैक्ट डेट 2 ही लोग बता सकते हैं, एक है भगवान और एक झूठा इंसान। तो एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, इसलिए मैंने उस पूरे ईयर को काउंट किया हुआ है 2025, बिकॉज दीज थिंग्स टेक टाइम। एंड एक और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, जस्ट टू एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्या होता है कि दो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, एक होता है DII, एक FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जो म्यूचुअल फंड जिसमें आप और हम जैसे लोग SIPs कर रहे हैं, जिसका करीब करीब हर महीने 23 से 24 हजार करोड़ रुपए आ रहा है मार्केट में, ठीक है। और दूसरा हो गया FIIs जो बेचे जा रहे हैं। अक्टूबर में रिकॉर्ड सेलिंग है, आज तक इतना 2020 में भी नहीं बेचा, 2008 में भी नहीं बेचा जितना उनने अक्टूबर तक बेच दिया है, ठीक है। तो सीन क्या हो रहा है, FIIs जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये अमेरिका भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये ट्रंप साहब आ गए। ट्रंप साहब 2 चीजें बोल रहे हैं, पहला वो प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है, दूसरा बोल रहे हैं मैं टैक्स कम कर दूंगा वहां पे। तो आप खुद सोचो ना, ये अगर मेरे को कोई देश ऐसा मिल रहा है, कोई जगह ऐसी मिल रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जहां पर टैक्स पूरा चले जाएगा या कम हो जाएगा,
तो मेरा नेट रिटर्न तो बढ़ ही जाएगा ना वहां पे ओवरऑल। प्लस मैं देख रहा हूं इमर्जिंग इकोनॉमी में इंडिया बहुत एक्सपेंसिव अगर हो गया है तो मैं देखूंगा कि यार अब ट्रम्प साहब उधर आए, हो सकता है इंडस्ट्री उधर वापस और अच्छे से ग्रो करेगी, तो FIIs तो वहां पर जाएंगे, DIIs में मैक्सिमम अनइंटेंडेड इन्फ्लोज है, कुछ लोग डर जाएंगे। तो ये जो इंस्टेबिलिटी होगी इस चक्कर में मार्केट में एक बहुत बड़ा डैमेज आएगा। आपने ट्रम्प की बात करी तो इट कम्स टू क्रिप्टो नाउ कि क्रिप्टो जी क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। और अच्छा, आप बहुत सारे स्टॉक मार्केट के लोगों की बात करते हो, बहुत सारे स्कैम्स की बात करते हो, हिडन लोगों की, तो क्रिप्टो का कोई ऐसा बहुत बड़ा इंसान बताओ। अभी ना एक रीसेंट केस हुआ है क्रिप्टो का। एक बंदा है, नाम है सू है, ये चाइनीज जापानीज के नाम थोड़े अजीब ही रहते हैं। ठीक है। तो वो सू बंदा ना एक एरो कैपिटल करके हेज फंड चलाता है। हेज फंड मतलब जो अरबों की संपत्ति में खेलते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स के पैसे लेते हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे, उस बंदे ने $3 बिलियन मतलब करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए बनाए नहीं, उड़ा दिए। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज कहाँ उड़ा है, है? क्रिप्टो में। अच्छा। सो बेसिकली क्या था, ये सू नाम का एक बंदा था जिसने 24,000 करोड़ रुपए जो क्रिप्टो में उड़ा दिए। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा था, जब इसने देखा क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों से पैसा लिया। पेंशन फंड्स होते हैं बाहर, आप जैसे बाहर रुके भी हो तो आपको पता है बाहर बहुत बड़े बड़े पेंशन फंड्स होते हैं। पेंशन फंड्स हो गए, इनफैक्ट आपको पता होगा यूनिवर्सिटीज भी काफी इन्वेस्ट करती हैं थ्रू डिफरेंट वेज। तो इस तरह के ना काफी बड़े बड़े लोगों ने उनके साथ इन्वेस्ट किया हुआ था, क्योंकि वो बोल रहे थे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अच्छा। ये ना बहुत बोरो करने लग गए थे, लेवरेज बहुत उठाने लग गए थे, पैसा बहुत मार्केट से उठा रहे थे। जब तक अच्छा चल रहा था तब तक वाहवाही हो रही थी। 2022 में एक क्रिप्टो कॉइन था लूना करके, अब वो ना बुरी तरीके से क्रैश हो गया। अब इस टाइम पे इनके पास ऑलमोस्ट $XX का एक्सपोजर था। मतलब इसको ऐसा समझो, जेब में 50 रुपए थे लेकिन ने 100 रुपए के लूना लेके रखे थे। एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड। तो अब जस्ट इमेजिन करो, 50 रुपए आपके जेब में है, 100 रुपए का आपने लिया है, मतलब वो अगर 100 रुपए वाली चीज 50% भी डाउन गई तो आप तो वाइप ऑफ हो गए। और लूना पूरा यही हुआ था। तो उनका ऑलमोस्ट $500 मिलियन का तो वहां पर इन्वेस्टमेंट था, वो गया। उसके बाद आप याद करो कि बिटकॉइन और इथीरियम अब जाके चलना शुरू हुए लास्ट कुछ मंथ्स में। इसके पहले यहां पर भी बहुत बड़ा डिप था, उसमें भी उनके लेवरेज पोजीशन थे। ये सब कर करके उन्होंने करीब करीब 24,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, सारे क्लाइंट्स गए। बट ये भी बड़े शान है, एज यूजुअल लाइक एनी अदर स्कैमस्टर। जैसे इनको लगा कि भाई अब तो मेरे को धर लेंगे, और बाहर के लोग तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, ये निकल गए बिना बताए, गायब। अच्छा। हाँ, तो लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ को लगा दुबई गए होंगे, ये हो गए होंगे। एक बार क्या हो गया, बड़े जोश में जा रहे थे भैया, ट्रिप मार रहे थे सिंगापुर से, वहां पर क्योंकि हर जगह तो ये इशू था। अच्छा, अब मैं बता दूं, ये व्यक्ति जिसने 24,000 करोड़ रुपए उड़वा दिए, ये रुक रहा था एक मैंशन में जिसका कॉस्ट था 600 करोड़ रुपए। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये खुद का मैंशन में रुक रहा था। ही हैड बुगाटी एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्स, मस्त रॉयल लाइफ जी रहे थे, ये सब उड़ाने के बाद भी, बिकॉज इन्वेस्टर का पैसा लेके तो बढ़िया, ये तो अपना ऐश कर रहे हैं। तो फिर ये सिंगापुर से एक फ्लाइट पकड़ रहे थे, ऑलरेडी फतवा जारी था कि भाई पकड़ लो, जहां पर मिले वहां पर इनको अरेस्ट किया गया। आपने टैक्स की बात करी, तो वैसे तो टैक्स ठीक है, टैक्स हर सिटीजन की रिस्पांसिबिलिटी टैक्स पे हंसती सिर्फ एक ही महिला है, ये दूसरी महिला है जो हंस रही है, बट ठीक है। वो कौन है वो आप कमेंट्स में बताओ। टैक्स वैसे तो हर सिटीजन की रिस्पांसिबिलिटी होती है, बट आपको नहीं लगता कि, मतलब आपका क्या ओपिनियन है? ये सेफ खेल गई। देखो, मैं इसको थोड़ा प्रेम पूर्वक समझाना चाहूंगा। हमारे देश का टैक्स सिस्टम वाहियात है, इससे बहुत लोग ऑफेंड हो गए हैं ऑलरेडी, बट इसको मैं प्रूव करता हूँ कैसे। आपको पता है हमारे देश में सबसे बढ़िया टैक्स सिस्टम है एग्रीकल्चरल इनकम, वो एग्जेम्प्ट है। अर्थात आप एग्रीकल्चर से कोई भी कमाई कर रहे हो वो पूरी तरीके से बहुत बढ़िया चीज है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के टॉप सिर्फ 0.5% फार्मर्स जिनकी फाइलिंग हो रही है, 0.5% को आप टैक्स कर दोगे तो आपके पास 50,000 करोड़ का टैक्स इनकम आएगा। अच्छा, तो पॉइंट ये आ रहा है कि जो फार्मर बन के फाइलिंग कर रहे हैं, क्या वो सही में फार्मर भी हैं? क्योंकि फार्मर्स तो ऑफ कोर्स इतना टैक्स ऑब्वियसली यार, 1, 2 लाख 3 लाख तक समझ में आ रहा है, हमारे 7 लाख तक एग्जेम्प्ट है। 50, मैं सिर्फ 0.5% की बात कर रहा हूं, वो छोड़ दें। चलो, दूसरी चीज आपको पता है हमारे टैक्स सिस्टम इतना रिगिड है। हम बात करते हैं हमारे देश के अरबपतियों की,
कि भाई इतना, ये इतने करोड़ों करोड़ों की शादियां हो रही है भाई, पता नहीं किसकी हो रही है बट हो तो रही हैं, ठीक है। शादियां हो रही हैं, बड़े बड़े बंगले, जेट यॉट, तो टेक्निकली इनको हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए, बट ये नहीं। बॉलीवुड स्टार्स हाईएस्ट टैक्स पेयर कैसे हो रहे हैं, कभी सोचा है? टेक्निकली आप डिफरेंस देखो ना, बॉलीवुड का कोई स्टार जो साल का मान लो 400 करोड़ कमा रहा है, दैट पर्सन बिकम्स द हाईएस्ट टैक्स पेयर, वर्सेस, चलो 400 करोड़ तो कम बोल रहा हूं, 1000 करोड़ जो कमा रहा है वो हाईएस्ट टैक्स पेयर, वर्सेस जो साल का दिखा रहे हैं कि हमारा 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ कमा रहे हैं। ये कैसे, कहां जा रहा है? इतना इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा। चलो वो भी छोड़ो, हमारे देश का अगर आप देखो, अगर आप टोटल देखो 146 करोड़ की आबादी है, 146 करोड़ की आबादी में से ऑलमोस्ट आपका 20% 20 to 30% की टैक्स फाइलिंग हो रही है। उसमें से आप पूरा नेट निकालते हो तो ओनली 1.6% आर एक्चुअली पेइंग टैक्सेस। मतलब एक तरीके से समझ लो, एक घर में 2 भाई हैं, एक काम कर रहा है, दूसरा निठल्ला है। घर में अगर 4 लोग हैं तो सारा प्रेशर जैसे एक बंदे पे जा रहा है, वैसे ही मिडिल क्लास यहां पर पिस रहा है। बट मिडिल क्लास इस चीज को समझेगा नहीं। मिडिल क्लास को तो ऐसे माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। दिस इज द रियलिटी। आप देखो कितने तरीके, स्वच्छ भारत टैक्स है, जीएसटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, टोल टैक्स है, खाने का अलग टैक्स है, एसजीएसटी है, उसके बाद आप बाहर चले जाओ इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के ऊपर सेस है। मतलब आप इतना स्ट्रेस में मत हो, बट है इतना सारा, ऊपर से अलग ही सर चार्जेस हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तुम बाहर जाओ ना, तो क्या, ब्रिक्स नेशन में सबसे ज्यादा टैक्स हमारा है, ठीक है, पहला पॉइंट, ब्रिक्स नेशन में सबसे ज्यादा है। बट आप बोलोगे अरे नहीं, लेकिन आप देखो यूएस में इतना है, यूएस की फैसिलिटी भी तो देखो। आपको मैं एक चीज बताऊं कि अगर बाहर जाके आप, वो बंदा टैक्स भी भर रहा है ना, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में सेफ्टी है, वो आराम से बैठ के जा सकता है। हमारे मुंबई की लोकल में आप चढ़ के देखो, पहली बात, दादर फास्ट लोकल शाम की 7 बजे अगर आप चढ़ जाते हो, 6-7 बजे वर्किंग डे पे, आप दुनिया की कोई भी ट्रेन चढ़ सकते हो दादर से, अगर आप फास्ट पकड़ते हो। वहां पर आप सोचो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या रहता है, आपकी आधी बॉडी अंदर आधी बाहर, उतने में ट्रेन चल जाती है। जब तक आप अंदर जाते हो आपने 150 आर्म पिट सूंघ लिए होते हैं। ये सीन होता है, ज़ॉम्बी जैसा सब अटके पड़े। ये हमारे इधर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वहां पर आप आराम से, खाली भी जाएगी, प्रॉपर जाएगी। आप गए हो बाहर, आपने देखा होगा, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। मैं दुबई गई थी, वहां पर तो लोग ऐसे थे कि हम तो, हमारा जो बिजनेस है उसका कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करते, क्योंकि किसी को टैक्स देना ही नहीं, जो आ रहा है दुबई तो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप ये देखो कि वहां पर फैसिलिटी कितनी दी जा रही है। इतने इन्फ्लुएंसर्स भी दुबई मूव कर रहे हैं, इतने एंटरप्रेन्योर्स। यार देखो, इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा दुबई इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि भैया टैक्स सबसे ज्यादा सेव हो रहा है वहां पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वहां पर, इतने कंप्लायंसेस नहीं है, इतनी सारी चीजें नहीं है। वो इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं दुबई। और दुबई इसलिए, इवन सिंगापुर की बात करो, इफेक्टिव टैक्स 17.5% का है, इफेक्टिव टैक्स, विच इज रियली गुड। तभी तो सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज वहीं पर जा रही हैं, अपना हब बना रही हैं। तो सीन क्या हो रहा है रिया, हमारे देश में मिडिल क्लास पिस रहा है, वो आगे भी पिसेगा। अच्छा, बट ये क्यों है ऐसा? यार देखो, सिंपल सी, जैसे मैंने बताया, ओनली 1.6% इज पेइंग टैक्स, तो कहीं ना कहीं ये चीज हो रही है। दूसरी चीज कहना नहीं चाहता हूं, बट कहीं ना कहीं एनी गवर्नमेंट जो भी आती है, उनको लगता है कि सबसे इजी तरीका यही चीज होता है कि हम टैक्स सिस्टम कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हमारे देश से ही तो निकाला जा रहा है यार। हमारे इसमें सिर्फ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स थोड़ी हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप यहां से लेके अभी रेस्टोरेंट जाओगे, फॉर एग्जाम्पल, आपको जान के हैरानी होगी, पेट्रोल और डीजल जो हम भर रहे हैं, उसमें जो पैसा हम देते हैं, उसका 55% तो टैक्स ही होता है। अच्छा। 55% हमारे देश में हम सिर्फ टैक्स भर रहे हैं। मतलब सोचो, अगर उतना टैक्स नहीं होता तो हमको पेट्रोल और डीजल कितने का आता। तो ये पॉइंट समझिए। दूसरी चीज क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं, आई डोंट नो, इट कुड बी करप्शन, इट कुड बी मल्टीपल लेयर्स। जो हम बोल रहे हैं कि 4,000 का पेट्रोल भरो, वो पेट्रोल 4,000 का है ही नहीं। आपका 2,000 का पेट्रोल होता है, वो बाकी सब टैक्स जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, वो पेट्रोल पंप वाला भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो भरना ही पड़ेगा कुछ भी करके। दूसरी चीज है, हम हमारे देश में बोलते हैं कि सब कुछ व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक क्यों हो रहा है। बीच में बोला गया था कि ब्लैक का काम बंद हो जाएगा। ब्लैक का काम बढ़ गया यार, सच बताऊं, ग्राउंड रियलिटी आप जाके देखो, मैक्सिमम लोग कैश में ट्रांजैक्शंस पता नहीं क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सामने वाले को पता है यार कि यार मैं एक सिंपल से बताता हूं, हमारे देश में ना, अगर एक गुजराती, एक मारवाड़ी और एक सिंधी, तीनों बढ़िया बिजनेसमैन है, तीनों साथ में अगर बिजनेस चालू करेंगे तो पता है सबसे ज्यादा मुनाफा कौन करेगा? कौन? सरकार, क्योंकि 55% ले जाएगी। सिंपल सी बात है। तो बहुत लोगों को लगता है कि यार ये तो अच्छा, कुछ लोगों को कमेंट आ रहे, तो तुम उधर निकल जाओ ना, सऊदी अरेबिया निकल जाओ, पाकिस्तान निकल। बोलना आसान है, बट पॉइंट ये है कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग। ठीक है, अच्छी चीजें भी हैं,
बट पॉइंट इज कि अनजस्ट है। आप देखो आए दिन, अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे देश में क्या चल रहा है, पॉपकॉर्न के ऊपर अलग अलग तरीके जीएसटी लग रहे हैं। आपको पता है, कल ये नोटिस आया है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैरामल वाले पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा, सॉल्ट वाले पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा, नॉर्मल पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा। मतलब आज मैं पॉपकॉर्न खाने जाऊंगा, चलो हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता, बट एक आम आदमी यार, मेरे को पता है, एक बेसिक नीड वाला मिडिल क्लास आदमी, वो जब जाता है वो हर चीज देखता है। देयर इज अ रीजन वो एक सुपरमार्ट इसलिए दूर जाता है कि बल्क में खरीदता है कि भाई मेरे को वो एक 200 रुपए का भी डिस्काउंट टोटल मिल जाएगा ना, फिर उसके लिए वो मैटर करता है। वो 200 रुपए में बच्चे के लिए खिलौना ले जाएगा, चॉकलेट्स ले जाएगा। तो आपको और मुझे शायद ये चीज इतनी मैटर नहीं करती है, बट जस्ट बिकॉज मैटर नहीं करती, कोई रेज ही नहीं कर रहा इस पॉइंट को। दिस इज द रियलिटी। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा सर सोल्यूशन क्या है? देखो, बहुत लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल रहा, इसलिए वो देश छोड़ के जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, आप ये बताओ, सारे अमीर लोग कहाँ जा रहे हैं? कौन सी वो सीक्रेट जगह है जहाँ पर ये सब लोग जा रहे हैं? सीधे मुद्दे के पूछती हैं ये। आपको क्या लग रहा है, पहले आप बताओ। मुझे तो दुबई लग रहा है। दुबई लग रहा है ना, बहुतों को हाँ। दुबई लग रहा है। दुबई नहीं जा रहे अब। अच्छा। दुबई नॉर्मल लोग जा रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर लोग नॉर्मल लोग होते हैं यार, क्या है मतलब 10-20 करोड़ कमाने वाले तो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। सही बात है, वैसे नॉर्मल मैं बताता हूँ, वो जा रहे हैं मलेशिया। अच्छा। हाँ, उसका रीजन है, देखो मलेशिया में जो एक्सटर्नल इनकम है एट प्रेजेंट 2036 तक 2036 तक 0% टैक्स है उस पर। पहला चीज। दूसरी चीज है वहां पर देखिए क्या होता है, जाने को आप चाइना जाओ, हांगकांग जाओ कि भाई डेवलप्ड है, सब कुछ है, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। यहाँ पे 56% लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी कंफर्टेबल जोन। दूसरी चीज। तीसरी चीज है, अगर आप देखोगे इट्स कनेक्टिविटी विद द साउथ एशियन कंट्रीज। तो हमारे देश की अगर बात करो तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है मलेशिया के साथ। 1 आवर से लेके 6 आवर्स के बीच में सारी चीजें कनेक्टेड है। तो आज अगर किसी को मीटिंग करनी, इमीडिएटली जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज है, आप इंटरनल इफेक्टिव टैक्स भी नेट लोगे तो वो 24% पे कैप्ड है, 24% पे। तो सामने वाले को पता है मैं 1 करोड़ कमाऊं, 100 करोड़ कमाऊं, 5,000 करोड़ कमाऊं, ये है। डिजिटल नोमैड जोन है, 5G का एक्सेसिबिलिटी है। आज के टाइम पे इंटरनेट एरा पे मैक्सिमम काम आपका एक जगह पे बैठ के विद इंटरनेट हो जाता है, मैक्सिमम, अनटिल अनलेस यू आर नॉट इनटू लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत लोग रिलैक्स होके कि भैया एनवायरनमेंट भी अच्छा है, घूमने वाली फीलिंग भी आती है और आराम से काम हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल जो है, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अदर कंट्रीज लाइक सिंगापुर, वो कम है। इवन दुबई से रिलेटिवली कम। दुबई तो बहुत महंगा है, इसलिए दुबई और सिंगापुर से वहां पर रिलेटिवली कम है। तो अगर किसी इंसान को शांति चाहिए, टैक्स का बेनिफिट चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए ना, क्योंकि बंदा कमा किस ले रहा है, सिंपल सी बात है। अभी फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं कि जैसे आज मैं जब दिल्ली आया, सिंपल सी बात है, मुझे पता है मेरे 4 साल जीवन के कम हो गए सांस लेके, मतलब रियलिटी। अरे मतलब यार फैक्ट इज फैक्ट। आप देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 ले जाते हो यार आप लोग, मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ बट चले तो जाती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज बेटर है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिया बुरा है, इंडिया इज मच बेटर देन अदर नेशंस, बट हम हमेशा नीचे वालों से क्यों कंपेयर करना चाहते हैं? वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर, क्योंकि एक सिंपल सा है यार, अगर हमारा देश इतना ही अच्छा है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम इतने पीछे क्यों हो जाते हैं? क्यों लोग खुश नहीं है? क्यों इतने डाइवोर्सेस हो रहे हैं? क्यों इतनी सारी चीजें हो रही हैं? आप बताओ, सिंपल सी बात है। अगर इतने ही खुश हैं, सैड पार्ट है हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे आगे है। हाँ, ये तो गलत इंडेक्स है। ये गलत नहीं है, सही है। तो आप सोचो हम लोग हैप्पीनेस में कितने पीछे हैं यार। देयर आर नेशंस, फिनलैंड सबसे टॉप पे है ना। फिनलैंड हो गया, नॉर्वेज भी काफी आता है, न्यूजीलैंड हो गया, ये सारे अच्छे। बट हम लोग, तो अगर हम सच में लोग खुश हैं यार, ये ना थोड़ा फिलोसफिकल है, बट रियलिटी इज कि भारत में लोग खुश रहना कम हो गए हैं, दुखी हैं लोग बस बना, और लोग सिर्फ एस्केप्स। आपको क्या लग रहा है लोग इतना दारू और शराब, और ये आजकल इतना ट्रेंड क्यों बढ़ गया है दारू शराब? लोग दारू शराब और सिगरेट के एडिक्ट नहीं है, वो एस्केपिज्म के एडिक्ट हैं। वो एस्केप करना चाहते हैं रियलिटी, कि भाई घर जाऊंगा वही दिमाग सड़ने वाला, अरे यार वर्क का स्ट्रेस इतना है, इसलिए इतना दारू, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीजें चल रही हैं। दे आर नॉट एडिक्टेड टू ऑल दी सब्सटेंसेस, दे आर एडिक्टेड टू एस्केपिज्म। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया बट ठीक। अभी आपने बीच में डाइवोर्स की भी बात करी, तो अभी सारे विवाद करवाने हैं आपको, ठीक है करवा लीजिए। लेट्स टच अ लिटिल सेंसिटिव टॉपिक, जैसे अभी अतुल सुभाष का भी केस हुआ, तो आपका क्या, बीइंग अ मेल, आपका क्या ओपिनियन है? बिकॉज अभी जैसे अतुल सुभाष का केस हुआ, इसमें आई कैन सी कि हाँ लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत बोल रहे हैं, बट देयर आर नो कैंडल मार्चेस, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है? बिफोर आई कम टू अतुल्स केस, एक और अभी हाल फिलहाल में हुआ,
थैंक्स कुछ लोग सेंसिबल हैं हाई कोर्ट में। एक युवती होती है, लड़की होती है, डाइवोर्स की फाइलिंग चल रही है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, वो क्या बोलती है जज को कि यार मेरे को अपने मंथली मेंटेनेंस के लिए 6 लाख रुपए चाहिए। वो तो जज सेंसिबल थी, उन्होंने सीधे कहा कि रेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा पति 2 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, 25 करोड़ कमाए, 6 लाख रुपए एक लड़की को अपने मेंटेनेंस के लिए चाहिए, व्हाट आर यू सेइंग? मैं नहीं मानती इस चीज को। बीइंग ए विमेन उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी, दैट इज इंटरेस्टिंग। बट वहीं पे सैड अफेयर अतुल का केस चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में न्यूज चैनल पे एक लड़की आती है, फेमिनिज्म का झंडा भी लेना है, बट फेक फेमिनिज्म क्यों ले रहे? वो बोल रहे अरे जब इतना ही प्रॉब्लम था, अतुल को इतना पैसा कमा रहा था, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास क्यों नहीं चले गया? इज दिस अ राइट स्टेटमेंट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। और बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा जिस डिटेल में मैं हल्के पुल्के कुछ इंस्टेंस बताऊंगा अतुल के केस में, एंड देन यू विल रिलेट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। अक्टूबर 2024 को अतुल अपना पूरा लेटर और सारी चीजें लिखता है, डॉक्यूमेंट्स लिखता है, जिसको भी डिलीट करने की कोशिश की गई थी। अच्छा। बट सारा बैकअप ले लिया गया है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें आप सोचो वो व्यक्ति लास्ट स्टेटमेंट अतुल क्या लिखता है, मतलब आप सोचो कितना डीपली हर्ट हुआ होगा वो बंदा। वो लास्ट स्टेटमेंट ये लिखता है कि यार मेरे को अगर जस्टिस नहीं मिला ना, तो एक काम करना, मेरी अस्थियां बहाना मत, जो हाईकोर्ट के पास में गटर है उसमें बहा देना। दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, वो ये कहते हैं कि यार कुछ भी करना, मेरी चिता के आसपास भी मेरी बीवी उसके घर वालों को आने मत देना। द अमाउंट ऑफ डिस्गस्ट बाय द टाइम ही हैड डेवलप्ड फॉर दिस थिंग। बट पता है अतुल ऐसा कभी था ही नहीं। आप सोचो हमारे देश का संविधान, जस्टिस तो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, बट क्या स्थिति होगी। अतुल की जब शादी हुई मैट्रिमोनियल साइड से, ही वॉज द सोल अर्नर, जो बहुत अच्छे से पढ़ने में अच्छा, AI में बहुत एक्सपर्ट था, सब कुछ करा। तो घर वालों का वही है, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, करनी पड़ेगी। 29 हो गए थे, 28 29। तो मैट्रिमोनियल साइट पे गए, वहाँ पर लड़की मिली, यही निकिता आई थिंक सो उनका नाम है। तो उनसे बात हुई तो इंट्रोवर्ट लगी। तो उन्होंने खुद ने ही कन्फेस किया कि मुझे लगा इट इज़ अ साइन ऑफ मैच्योरिटी कि लड़की ज़्यादा बोल नहीं रही है। लिटिल डिड आई नो कि भाई ये मुझसे छुपाया जा रही हैं चीज़ें, इसी चक्कर में। आप सोचो शादी का पहली बार जब शादी हो गई, उसके बाद आप हनीमून जा रहे हो, आप अच्छे थॉट्स के साथ जा रहे हो। पहला स्टेटमेंट उनकी वाइफ उनको क्या बोलती है, यार मेरे को तो शादी करनी ही नहीं थी, घर वालों ने ज़बरदस्ती करा दी। जस्ट इमेजिन, वो बंदा फिर भी पॉजिटिव, ठीक है, जैसे तैसे बात हुई, एंड आगे चल के कुछ समय बाद कंसीव हुआ बच्चा। जब बच्चा होने वाला रहता है, यूजुअली माँ और माँ की माँ यूजुअली बहुत टेक केयर करती है, बेटी संभल के रहना, बिकॉज शी हैज गॉन थ्रू ऑल दो स्टेजेस। अच्छा खाना, अच्छा देखना, वो कोई केयर नहीं करी, एज इफ ये बच्चा तो फॉर ग्रांटेड है कि ये किसी प्लानिंग का ही हिस्सा है, इस तरह से कि भाई कुछ चाहिए। तो बिल्कुल नहीं। तीसरी चीज़ है, इसको अतुल को झूठ बोला गया था कि शी इज लाइक अ टेक ऑफिसर और समथिंग, शी वाज अ टेक सपोर्ट पर्सन। अतुल उसके बाद भी पॉजिटिव, झूठ बोलने के बाद कोई बात नहीं, मैं तुमको कोडिंग सिखाऊंगा, मैं तुमको सिखाऊंगा। उसके चक्कर में इसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी। वो भी छोड़ो, वो लड़का रोज अपने ऑफिस के बाद 13 किलोमीटर उसको पिकअप करता था और ड्रॉप करता था रोज। वो भी छोड़ो, घर के सारे काम, बर्तन धोने से लेके, कपड़े से धोने से लेके, विदाउट एनी क्वाम्स वो बैठ के बस टीवी देखती थी, कोरियन, साउथ कोरियन के पॉप देखती थी। उसको के पॉप जैसा पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, वो चीज़ चाहिए था। अलग ही उसकी फैंटेसी वर्ल्ड चल रही है, जबकि वो इतना, आप देख रहे हो उस बंदे में कितनी पॉजिटिविटी है आज के टाइम पे, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी, भाई घर का काम नहीं कर रहे उतने में लोग छोड़ के निकल जाते हैं, निकल लो। वो अभी भी पेशेंट है। पेशेंस की हद तब क्रॉस होने लग गई, मतलब उस बंदे ने तो भी बहुत पेशेंस रखा। स्पेसिफिकली अराउंड कोविड, बंदी बच्चे को उठा के सारे गहने, घर का सारा मेन वैल्यूबल्स लेके निकल जाती है। एंड देन फिर मम्मी के साथ और भाई के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग चालू होती है। इस पे एलिगेशंस लगते हैं। पहला एलिगेशन लगा देते हैं कि ये बहुत, मतलब मेरे को मारता पीटता है, ये वो है। अतुल प्रूव्स इन द कोर्ट, सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ सही निकल गए। फिर सोचते हैं नहीं दूसरे केस लगाने पड़ेंगे, एक एक करके 8 से 9 केसेस लगाते गए। लड़कियों के साथ सोता है, ये करता है, वो करता है। अतुल ने कभी भी, अतुल को पहले एक ऑप्शन मिला, एक बंदे ने बोला 2 लाख रुपए तो मैं सारा सेटल कर दूंगा। अतुल बिलीव्ड इन द जस्टिस ऑफ इंडिया। उसने बोला कि नहीं, मेरे को जुडिशियल सिस्टम में विश्वास है, मैं 2 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा। एक MNC कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को साल के 28 दिन 28 डेज पेड लीव्स मिलती हैं। जानबूझ के ये सारे कोर्ट केसेस कहां पे हो रहे थे, इसको जाना पड़ रहा था जौनपुर। बैंगलोर से जौनपुर का कोई फ्लाइट नहीं है, पहले वाराणसी जाओ, वाराणसी से फिर आपको जौनपुर जाना है ट्रेन पे। उसके करीब 80 दिन ऐसे ही जा रहे हैं।
प्रोफेशनल हैम्परिंग भी अलग से हो रही है, अलग से वो 40,000 रुपए दे भी रहा है। फिर उसके घर वालों ने पहले करा कि 15 लाख दो, बिजनेस करना है, मतलब मदर इन लॉ की तरफ से इसने दिया। लेकिन इसको जैसे ही पता लगा कि ये 15 लाख ये बिजनेस के लिए नहीं यूज हो रहा है, एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ले रहे हैं ये लोग, तो ये उसके लिए चाहिए, तो उसने देने से मना कर दिया। इनसे रहा नहीं गया, केस पे केस, हाई कोर्ट की जज इन्वॉल्व थी, 5 लाख रुपए दो वरना जिंदगी भर चक्कर खाते रहोगे तुम इस कोर्ट के, तुम्हारा पूरा खानदान खाता रहेगा। लास्ट तक भी उसकी बीवी ने बोला, अरे तेरे जाने के बाद तेरे घर वालों से पैसे लूंगी, तेरे बाप से पैसे लूंगी, सबसे लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। दैट वॉज अ टेक्स्ट ही हैड एक्चुअली पुट, एंड फाइनली ही हैड टू टेक दैट डिसीजन। इसलिए उसने पूरा वो लेटर लिखा, उसने अपने बेटे के लिए एक मिस्ट्री गिफ्ट, अब वो जस्ट इमेजिन, जिसमें वो सारे कल्प्रिट्स, और इंटरेस्टिंगली उसने जब कल्प्रिट्स के नाम लिखे कि ये 5 लोग हैं, टॉप पे बीवी का नाम नहीं, वो हाई कोर्ट की जज है, क्योंकि उसको हमारे देश के जस्टिस सिस्टम पे इतना ज्यादा बिलीव था कि विदाउट करप्शन, विदाउट ब्राइबरी मैं ये केस जीतूंगा, क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूं। क्योंकि जुडिशरी को तो वैसे भी हम एकदम स्टैंड अलोन बॉडी मानते हैं ना, एब्सोल्युटली। और यार जस्टिस वहां से नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा? हम थोड़ी मूवी वाले हैं पुष्पा या कुछ है कि जा काट पीट दिया, जस्टिस वहीं से मिलेगा। अभी जैसे हम लड़कियों की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो आप हमेशा ऐसे बिलियनियर्स मिलियनियर्स की बात करते हो, बट मोस्ट ऑफ देम आर मेन, तो आप मेरे को ऐसे कोई फीमेल बिलियनियर की स्टोरी बताओ। देखो मैं मोस्टली बिलियनर्स की नेगेटिव डार्क साइड बताता हूँ, तो मैं इधर डार्क साइड 2 की बताता हूँ। डार्क साइड, हाँ डार्क साइड सुननी है हमें। हाँ, वी एक्सपेक्ट ओनली डार्क साइड्स। वैसे तो मेरे पास हैं बहुत सारे, 6-7 है, लेकिन लोगों ने अगर पार्ट 3 बोला और लाइक्स दिए तो फिर मैं उसमें बाकी स्टोरी सुनाऊंगा। अभी 1-2 इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ, ठीक है? तो एक बंदी थी, बढ़िया, बड़े कॉलेज में पढ़ी है, बड़े कॉलेज, बड़े क्रेडेंशियल्स है, एलिजाबेथ होम्स नाम है उसका, ठीक है? तो बंदी ने बढ़िया काम वाम किया, एंड उसने एक नया इन्वेंशन करा। उसने इन्वेंशन क्या किया कि एक ब्लड टेस्ट में 200 डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर आपका पता चल जाए, एक ही ब्लड टेस्ट में, विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो ये तो भाई रिवॉल्यूशनरी है भाई, इस तरह से चीज है। हर जगह हंगामा मच गया, ओ भाई साहब क्या बना रहे हैं, ये वो बना रहे हैं। बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने ये छापा कि दिस इज द अपकमिंग स्टार्टअप, इनफैक्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर, सारी चीजें हो गई। उन्होंने फंडिंग भी उठाई। फंडिंग किससे उठाई पता है? ओरेकल के मालिक से उठा ली, ठीक है? बड़े बड़े लोगों से उठा ली। अब इंटरेस्टिंगली क्या हो गया कि इनका सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 2015-16 के बीच में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक चीज, उनने स्टिंग ऑपरेशन कर लिया और एक पब्लिश कर दिया कि ये तो फर्जी क्लेम कर रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके एक ही ब्लड टेस्ट पे 200 चीजें का वो निकल रहा है। हर जगह हलचल चल गई। फिर लोगों ने ना सवाल उठाना शुरू किया कि इतनी बड़ी चीज, और ये ओरेकल के मालिक और भी बड़े बड़े बिलियनर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ था, क्योंकि पता कैसे नहीं चला। एग्जैक्टली, शी हैड बिकम द 7th richest person at one point of time, youngest 7th youngest billionaire बन गई थी फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से। तो शी इज वेरी स्मार्ट। उन्होंने बनाया एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायो रिलेटेड प्रोडक्ट। उन्होंने फंडिंग उठाई सारे टेक वालों से, मार्केटिंग ऐसी कही कि भाई ये रिवॉल्यूशनरी, ये है, टेक वालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो उनको पता नहीं लगा। जब पहला इन्वेस्टर एक बार जुड़ गया बड़ा, तो उसके नाम पे और बाकी इन्वेस्टर जुड़ गए, एक एक करके सारे लोग जुड़ने लग गए। शी वॉज वेरी गुड इन आर्टिकुलेशन, बहुत अच्छे से वो अपना प्रेजेंटेशन देती थी, वहां पर आधे लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तो एलिजाबेथ होम्स ने, सोचो, फोर्ब्स के कवर पे थी वो एक टाइम पे। ये तो अजीब सी बात है, लेकिन यंगेस्ट में बहुत लोग जो कवर पे आते हैं वो बाद में लुट जाते हैं, पता नहीं, मैंने नोटिस करा है बहुत। सैम की जो बात करी ना, क्रिप्टो वाला, वो भी फोर्ब्स के कवर पे आया था यंगेस्ट में। अच्छा। तो और ऐसे इंडिया में भी काफी है, पर नाम नहीं लेता हूँ, रहने दो। तो इस तरह से, तो ये एक एलिजाबेथ होम्स थी जिसने पूरी दुनिया को मामू बनाया और फिर खुद फंसी। एक और है, उसका नाम था एना, ठीक है? कोई इंडियन भी है? इंडियन है, लेकिन मैं वो अगले पार्ट के लिए रखूंगा। तो लोगों को इंडियन तो 2 हैं और वो तो बहुत ही शातिर हैं। एक इंडियन बता दो। अभी नहीं, अगले पार्ट में। लोगों को क्यूरियोसिटी तो रखो, ठीक है? तो मैं एना का बताता हूँ। तो एना है ना, तो अलग ही थी। एना ने कहानी एक बनाई अपने कि जर्मनी के मैं प्रिंसेस हूँ, मतलब एक बड़े रॉयल घर की मैं वो बेटी हूँ, और मैं आई हूँ लंदन, बिकॉज मेरे को लंदन, यूएस, इधर हर जगह जाके मेरे को पार्क एवेन्यू पे मेरे को अपना एक सबसे बड़ा पेंट हाउस बिल्डिंग एक बनानी है, जहाँ पर एग्जीबिशंस लगेंगे, सारी चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, एक बॉयफ्रेंड बनाया जो उस समय पे स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा नाम था, तो वो बनाया। तो उसके ना बहुत कनेक्ट्स थे, तो उससे उसको बहुत महंगे महंगे उसके शौक थे, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स खरीदती थी। मतलब उसका पर्स रहता था 20-25 लाख से तो शुरू होता था उसका पर्स शुरू होता था। ड्रेसेस पहनती थी 20-20 लाख के, मतलब 1-1, 1.5 करोड़ के तो उसका वार्डरोब, मतलब नॉर्मल चलता था उसका।
और ये वीकली वार्डरोब की बात कर रहा हूँ, चेंज हो रहा है ऐसा। तो उसने पहले बॉयफ्रेंड बनाया और एक फैशन डिजाइनर को बना लिया, उनके थ्रू उसने और कनेक्ट्स बनाए। इसने हर जगह ये माहौल बना दिया कि मैं तो यार जर्मनी के रॉयल फैमिली की बेटी हूँ, रॉयल फैमिली की बेटी हूँ। इसने ये पूरा जो प्रोसेस बनाया, एक मैं लोगों को रेकमेंड करूंगा, एक सीरीज भी है इन्वेंटिंग एना करके है। अच्छा, हाँ, दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ एना, दैट्स ऑन प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे कहीं पे तो है, तो वो आप चेकआउट करेगा। तो इस बंदी ने क्या करा, इसका फाइनल स्टेज ये था कि ये जो इसको पार्क एवेन्यू के पास एक जगह लेनी थी, इसके लिए इसने जो मेन बैंक का जो मैनेजर था उसको उसके साथ फ्लर्टिंग करके उसको आराम से प्रॉपर सेट कर लिया था कि भाई लोन सैंक्शन कर दो इस तरह से। बट उसी बीच में इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई थी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वो जिस होटल में रहती थी उसमें हर दिन ना वेटरेस को $100 का बिल दे देती थी, इस तरह से मतलब आलिशान पैसा उड़ाती थी। एक बार होटल ने देखा भैया ये तो क्रेडिट कार्ड इसका काम ही नहीं कर रहा कोई सा भी, तो बोले यार, और होटल की हालत खराब हो गई। कभी होटल पे ऑलमोस्ट $60,000 का वो लग गया है, ये कहाँ से निकालेंगे? उससे मांगा, उसने बड़ी नौटंकियां करी, बट उसने अपने एक बॉयफ्रेंड से दिलवा दिया। तो वो ना पैसा बहुत घुमाती थी। एक उसकी बेस्ट फ्रेंड बनी थी रेचल करके। रेचल एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव और फैशन मैगजीन में ही काम करती थी। अच्छा, तो एक जगह पे ट्रिप पे गए, पूरी ट्रिप हो गई, जब क्रेडिट कार्ड की बारी आई तो ये रोना धोना शुरू हो गया, अरे यार तुम नहीं जानते मैं किसकी बेटी हूँ, रेचल एक काम कर तू पैसे भर दे। अब रेचल बोले यार बिल $65,000 का हुआ है, मेरी तो एनुअल इनकम इतनी नहीं है। बट उसने कंपनी का क्रेडिट कार्ड चला दिया, बाद में रेचल से बात ही नहीं करी, गायब ही हो गई। जैसे दोस्त लोग होते हैं ना कि भाई तू अभी पैसे दे दे, मैं तेरे को बाद में देता हूँ या देती हूँ, और उसके बाद कभी दिखते नहीं है ना, तो वैसे ही वाले था। उसने पूरा ड्रामा रचा, बाद में फटा। अब इंटरेस्टिंगली इसका कोर्ट केस बड़ा वो हुआ था, इसका पूरा कोर्ट केस इंस्टाग्राम पे जाता था। अच्छा, क्योंकि इसने बोला था मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैं अच्छे दिखने चाहता, तो उसके कोर्ट की हियरिंग के लिए उसने फैशन डिजाइनर रखा था कि वो अलग अलग ड्रेस पहन के जाती थी। सोचो भैया, क्रिमिनल है बट स्टाइल टशन नहीं जाना चाहिए। तो वो हर दिन एक कोर्ट हियरिंग में वो गई नहीं, क्योंकि उसको ब्लैक गाउन पहनना था और उसको अच्छा वाला मिला नहीं था। तो उसने बोला तुम लोग मेरे को ढंग का फैशन सेंस नहीं है, तो मेरे को ढंग का फैशन वाला ला के दो। हाँ, फिर वो बड़ी चालू थी। उसका जब वीजा एक्सपायर होने वाला था तो वो असाइलम चले गई थी, पागल खाने चले गई थी, ये बोल के कि भाई इधर मैं बच जाऊंगी, इधर से जाना नहीं पड़ेगा। बट फिर फाइनली अरेस्ट हो गई थी। वो रेचल ने ही इसको करवाया था, फिर जेल वेल हुई थी। तो इस तरह से केसेस काफी चलते हैं। इसने ऐसे कर करके ज्यादा नहीं, कुछ 1500 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था सब लोगों को। हाँ, तो आप सोचो इस तरह से भी है। तो लड़कियां भी होती तो हैं, थोड़ी शातिर होती हैं, बट हाँ पार्ट 3 अगर लिखा जाएगा तो मैं और इंटरेस्टिंग केसेस हैं जो मैं इंडियंस वाले डिस्कस करूंगा। एक बात बताओ, आपने बहुत टाइम स्पेंड करा है इन सब अमीर लोगों के बारे में जानने में, रिसर्च करी है, तो आपको क्या लगता है क्या ये लोग रिलीजियस होते हैं? और अगर होते हैं तो ये क्या किसी एक ही चीज में बिलीव करते हैं, इनके मिक्स्ड बिलीव्स हैं? या देखो होते हैं। अब इसमें ना स्पिरिचुअल भी होते हैं, और फॉर द लैक ऑफ द बेटर वर्ड कुछ लोग डार्क साइड्स भी लेते हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी का भी इस तरह से बहुत एक तगड़ा वो चीज रहता है। देयर इज अ रीजन स्टीव जॉब्स जब उनका एप्पल बना भी नहीं था, वो भारत आते हैं, भारत आने के बाद नीम करोली बाबा के पास जाते हैं, नीम करोली बाबा के पास जाने के बाद ही उनको आइडिया आता है। ऋषिकेश फेमस क्यों हुआ? इट वाज इंटरनेशनली, बीटल्स करके एक बैंड थी, वो वहां पर आए थे, इसलिए वहां पर एक बीटल आश्रम है जो अभी अबैंडन्ड है। वो अबैंडन्ड इसलिए है क्योंकि बीटल्स आश्रम, जब बीटल्स लोग वहां पर रुकने लगे, एक आश्रम बना, वहां पे जो गुरुदेव थे वो उनको पूरे तरीके से सिखा रहे थे। लेकिन बीटल्स ग्रुप में एक लड़की थी, उन्हीं की एक पार्टनर थी, गर्लफ्रेंड थी, उसने एलिगेशन लगा दिया कि मेरे को मॉलेस्ट करने की कोशिश करी गुरुजी ने, पता नहीं क्यों, मे बी मीडिया पीआर या समथिंग, जिसके चक्कर में वो लोग छोड़ के चले गए और एक नेगेटिव पब्लिसिटी फॉर टाइमिंग हुई। लेकिन इंटरेस्टिंगली 15 साल बाद बीटल्स वालों ने खुद ने बोला कि वो झूठा एलिगेशन था शायद। तो बीटल्स वाले वहां पर आए, तो विदेशी लोग यहां पर जाके आ रहे हैं और वहां पर जाके इस चीज को लेके जा रहे हैं। रामदास हो गए, काफी सारे लोग हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बता दो, कोयम्बटूर में एक आश्रम है, वहां पर हमारे देश के टॉप 5 रिचेस्ट में से एक व्यक्ति का खुद का एक कुटिया है, जहां पर कि वो सीक्रेटली बहुत बार जाते हैं फॉर मेडिटेशन एंड फॉर पर्सनल काउंसलिंग। कौन से हो सकते हैं वो आप सोचो, ठीक है? तो ऐसा है। रजनीकांत हिमसेल्फ हैज सेड कि एक बाबा जी करके हम बोलते हैं उनको, महाअवतार बाबा जी, तो उन्होंने वहां पर अपने खुद का पर्सनल घर बनाया हुआ है नियर बाय द बाबा जी केव्स इन द नॉर्थ, क्योंकि वो उनको बिलीव करते हैं कि यार ये मेरे को ऐसी पावर्स देते हैं, इस तरह की चीजें देती हैं। मैं ना आपको बड़ा, और ये मतलब अगर आप देखोगे सारे बिलियनर्स पे देखोगे तो ये जो सोल वाला चीज होता है ये तो ऑन द डेविल साइड होता है। इसकी शुरुआत हुई थी बोहेमियन ग्रेव से, थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताता हूँ। तो सीन ये हुआ था कि
1700 से ये चीज़ चल रही है, अभी तो बहुत प्रोमिनेंट है। जुलाई में 2000 लोग एक जंगल के बीच में, सारे बड़े बड़े लोग मिलते हैं एक जंगल के बीच में, विच इज़ वेल गार्डेड, मिलिट्री टाइप के उसमें वो रहते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और वहाँ पर कैमराज रहते हैं, आपके मोबाइल्स आपको अलाउड नहीं है। कैमराज किस लिए? सर्विलियंस के लिए, क्योंकि यहाँ का बंदा अगर कुछ भी बाहर लीक करेगा एलिमिनेट हो जाएगा। वहाँ पर किस तरह के लोग आते हैं? यूएस के बड़े प्रेसिडेंट्स आते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे आप बैंक ऑफ अमेरिका ले लो, मेरिल लिंच ले लो, जेपी मॉर्गन ले लो, इनके बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल्स आते हैं। यहाँ पे लड़कियां अलाउड नहीं है, अच्छा। गर्ल्स आर नॉट अलाउड, ये पहले से रूल है, क्योंकि इन्होंने पहले मजे मस्ती के लिए बनाया था। तो उसमें कंसेप्ट था कि लड़के ना बहुत वाइल्ड हो जाते पीने के बाद, तो हमको सिक्योरिटी इशूज़ भी नहीं देखना है। दूसरी चीज़ है, इफ़ यू वांट टू पी तो आप यहीं सबके सामने कर दो, कोई टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं। मतलब ग्रॉस लड़के जैसे रूम्स में रहते हैं वैसे कुछ भी करो, दारू पी के इधर ही पड़े रहो, उल्टी करो, उस तरह से। हमारा नहीं ऐसे लड़कियों को नहीं पता होगा, बट लड़कों का होता है, क्योंकि आप लड़कियां जब किसी लड़के के घर पे जाते भी हो ना, तो वो फ्लश तभी हुआ रहता है, ऐसा जनरली वैसा होता नहीं है वो उनका। अच्छा। हाँ, टॉयलेट सीट्स खराब रहती हैं। तो एनी यस, लेट्स नॉट गो ओवर देयर। तो ये बोहेमियन ग्रेव था। ये लाइमलाइट में कब आया कि इस जगह को ना एक किसी ने ना यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया सीक्रेटली कवर करके, 1 घंटे का फुटेज। 2 दिन में वो वीडियो गायब हो गई, ठीक है। उसके बाद जिसने उस फुटेज का फुटेज लिया हुआ था उसने डाला, उसका चैनल बैन हो गया। अच्छा। फिर किसी का तो मतलब कोई तो है जो रोकना चाहता है। उसमें क्या दिखाया गया था, अभी भी आप देखोगे तो सिर्फ कमेंट्री दिखेगी। आप लोग गूगल जाके देखोगे यूट्यूब पे, तो उसमें बोहेमियन ग्रेव की कमेंट्रीज हैं। तो कमेंट्री में ये दिखाया गया कि काफी सारे लोग बैठे हैं रोब में, रोब्स पहने हुए हैं, बीच में एक बहुत बड़ा आइडल है उल्लू का। अच्छा। ठीक है, वहां पे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में इल्यूमिनाटी की बात करी थी ना, तो ये बड़े लोग बिलियनर्स इसी जगह पे जाते हैं। वो उल्लू के इधर पूजा हो रही है, यहाँ तक ठीक है, बट सडनली व्हाट दे सी इज हेजी लिखा, लेकिन ऐसा लगा किसी बच्चे की बलि चढ़ रही है। सो देयर आर प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं, मैच के दौरान पे कुछ रिसाइट्स कर रही हैं। आई थिंक वी हैव इनफ एविडेंसेस टू से दैट बिलियनर्स डू प्रैक्टिस दिस थिंग टू ओपन योर आइज। 15 घंटे आप भी काम करो, वो भी काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि ये मम्बो जम्बो, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तो आप जाके देखो क्यों बैरक ओबामा एक इंटरव्यू दे रहे हैं और पीछे हनुमान जी की मूर्ति है। भाई साहब क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड? क्यों विल स्मिथ आज के समय पे भगवत गीता की बात कर रहे हैं? आप जाके देखो इंटरनेट पे, विल स्मिथ हैज टॉक्ड अबाउट करण इज अ कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत, रियल लाइफ कैरेक्टर थे वो। विल स्मिथ बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में एंड रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बट हमारे देश में हमको लगता है तो मम्बो जम्बो, बट नहीं। तो यस, बड़े लोगों को के एक स्पिरिचुअल पार्ट भी होती है, कुछ नेगेटिव पार्ट पे भी जाते हैं। नेगेटिव पार्ट वाले में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस होते हैं और वो बहुत गलत तरीके से जाता है। और बट या मैं कहूँगा कि हाँ, एक पॉजिटिव साइड में अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी लेते हो, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। आपने बात की डुअलिटी की, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो अब हम इस पॉडकास्ट को एक हॉरर पॉडकास्ट बना देते हैं। ठीक, अच्छा, अरे कितने एंगल चल रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए। इस पॉडकास्ट में आपको सारे स्पाइसेस मिलेंगे, कुछ ज्यादा ही मिल रहा है। स्पाइसेस ऑफ अभिषेक कर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हॉरर बताऊं मैं? हाँ। अरे यार, हाँ, तो इसमें इंटरेस्टिंग मैं एक बताता हूँ आपको। तो यार इसको ना साइंटिफिक वे में थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। तंत्र वंत्र हम थर्ड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो पैरानॉर्मल पता है आपको क्या होता है? हाँ, जो नॉर्मल नहीं है पैरानॉर्मल है, भूत पिशाच, ये सारी चीजों को बोलते हैं। मूवीज भी हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, है ना। तो आपको पता है इंडिया में भी साइंटिफिक सोसाइटी है पैरानॉर्मल की, सिर्फ बाबा लोग नहीं है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ये चालू करी थी गौरव तिवारी जी ने। गौरव तिवारी जी का केस ही खुद ही बहुत उलझा हुआ है। मैं 2-3 किस्से बताता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। मतलब ये सोसाइटी क्यों चालू हुई थी? सो बेसिकली गौरव तिवारी, मैं वही बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो गौरव तिवारी जो थे वो बाहर पायलट बनने गए थे, घर वालों ने इधर से भेजा हुआ था। अब वो ना जिस घर पे रहते थे, रात को बहुत अजीब अजीब वहाँ पर आवाज़ें हो रही हैं, किसी के रोने की आवाज़ आती है, कभी लाइट बंद चालू हो जा रही है, कुछ खिसकने की आवाज़ आ रही है। तो उनको बड़ा अजीब लगा। तो पढ़ाई भी चल रही है पायलट की, बट फिर उन्होंने लैंडलॉर्ड और आसपास के लोगों से बोला, तो बोले यार इधर एक बच्ची मर गई थी, छोटी बच्ची मर गई थी, उसकी आत्मा है वहाँ पे। तो इनकी क्यूरोसिटी जगी। और एड एंड लॉरेन वॉरेन वेन ऐसा नाम है। ये कौन है? ये वो है, कॉन्जरिंग मूवी देखी है? मैं भूतिया नहीं देखी। चलो, जो भी भूतिया मूवी है जितने भी देखेंगे, जो हॉरर फैंस है, कॉन्जरिंग तो देखी होगी। कॉन्जरिंग तो देखिए, और भी है, एमिटिविल में भी दिखाया है। जितने भी फेमस ब्लॉकबस्टर हॉरर मूवीज हैं उसमें 2 इन्वेस्टिगेटर जो दिखाए वो एड एंड लॉरेन ही है। ठीक है। तो ये उनका बहुत बड़ा फैन बन गया कि यार उसने हमारे देश से गया था,
हमारे देश में तो बिहार के हैं, तो उनने देखा बोले हमारे इधर तो बस वो तंत्र झाड़ फूक होता है, वो साइंटिफिक माइंड वाले थे। तो बोले अच्छा इधर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किया जाता है कि एक रीडिंग होती है जिससे पता लगता है कि अच्छा बीप हो रहा है तो क्या होगा, किससे क्या होगा। तो ही गॉट वेरी फैसिनेटेड, उसने पायलट की पढ़ाई छोड़ दी और वो इसमें लग गया कि अच्छा। साइंटिफिक वे में मैं स्टडी करूंगा क्योंकि कहाँ कहाँ पर पैरानॉर्मल है क्या है। वेरी गुड। वो इंडिया है, उनने सेटअप करा कि भाई इंडिया में साइंटिफिक वे में भूत प्रेत को पकड़ना, उनको समझना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। 5,000 से ज़्यादा केसेस किए उन्होंने। जो कुलधारा का केस हो गया, जो एक मुंबई के मिल्स का केस हो गया, वो ये सब फेमस केसेस हैं। फिर भांगड़ फोर्ट जो राजस्थान का, जिसको कहा था जहाँ तो पर उन्होंने ये सारे केसेस में क्या करा था? हाँ मैं बताता हूँ, इन्वेस्टिगेट किया, ये जाके उधर रुके हैं। भांगड़ फोर्ट हो गया। सो भांगड़ फोर्ट मैं बता दूं, भांगड़ फोर्ट तो इतना हॉरर है, हॉन्टेड है कि गवर्नमेंट ने खुद वहां पर एक बोर्ड लगा के रखा है कि भैया शाम के 6 बजे के बाद मोबाइल टाटा कर लो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, देख लेना। बट इंटरेस्टिंगली इनने ये किया। तो इनके ना मैं 2-3 कुछ 1-2 इंटरेस्टिंग किस्से बताता हूँ। तो एक मैं बताता हूँ इनका कुलधारा वाला केस। सो कुलधारा जो लोग जानते होंगे उसके ना अलग अलग एंगल से कि उधर क्यों इतना अबैंडन हो गया, क्या हो गया। तो MTV का एक शो चालू हुआ था, MTV गर्ल्स नाइट आउट। ठीक है, लोग आज भी गूगल करेंगे वो दिखेगा। ये गर्ल्स नाइट आउट कोई किटी पार्टी वाला नहीं था, ये हॉरर था। अच्छा। इसमें कंटेस्टेंट्स को रियल लाइफ जो हॉरर प्लेसेस, हॉन्टेड प्लेसेस थे, वहां पे पूरी रात गुजारनी है। जो गुजारेंगे वो विनर होगा, जो फाइनल। तो 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया। तो गए बड़े जोश में, टॉम बॉयज टाइप है, मैनेज ऐसा वैसा करके जोश में चले गए। अब सीन होता है कि एक लड़की रहती है, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, तो वो अच्छा। और इसमें होस्ट कौन था? रणविजय। अच्छा। हाँ रणविजय। MTV के तब तो मेन सारे रणविजय ही देखते थे, तो रणविजय थे। तो गौरव तिवारी को भी इसमें रखा गया कि MTV वालों को भी लगा कि भाई कोई ढंग का बंदा भी होना चाहिए, कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो संभाल तो ले। तो वो था। अब सीन क्या होता है कि जो लड़की थी वो मेन जो एक एरिया रहता है वहां पर बैठी हुई है दरवाजे पे, रात को आराम से चिल कर रही है। 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक कुछ नहीं। अचानक से उसको आवाज आती है क्रू के एक मेंबर की, जिसको वो जानती है अच्छे से, असिस्टेंट था उसका। यार बाहर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, उसको आवाज आई। तो ये पहले सोचे कि क्या पता यार ये गेम का कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा, तो ये नहीं गई। तो इतने में वो बंदा आ ही गया, ठीक है, सामने। तो बोले नहीं नहीं चलो चलो जल्दी चलो यार, वो कुछ गड़बड़ हो रही है, फटाफट चलो। बोले ठीक है। अब वो चली, बोले यार मेरे को फॉलो करो, मैं चलती हूँ। अब सुबह के 4 बज रहे हैं, ये लोग के कैमरा से अचानक से वो लड़की गायब हो गई। ठीक है, कैमरा में एक्चुअली में ना सिर्फ अकेले लड़की चलते हुए दिखी और कोई भी नहीं था। अच्छा। जो क्रू मेंबर बुलाने आया था वो तो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है। तो 4 बज गए, इनने फटाफट बोला सारे कंटेस्टेंट्स को वापस बुलाओ। एक लड़की पीछे बेहोश पड़ी हुई मिली, दूसरी वाली रो रो के आ गई। ये भांगड़ फोर्ट में ही भांगड़ शूट कर नहीं, ये रहे कुलधारा, थे? कुलधारा अच्छा, ये कुलधारा में ही शूट कर रहे शूट थे? है। ये गेम का कंसेप्ट ही ये था। इसी एपिसोड के बाद बंद कर दिया गया पूरे शो को। बट अभी हाँ, लड़की मिल ही नहीं रही है। 4 बज गए, ढूंढो आसपास, पूरा बैरन लैंड है, कुछ नहीं है। लड़की बेहोश पड़ी मिली 3 किलोमीटर दूर। अरे बाप रे। जाके उससे पूछा गया कि भाई मतलब उसको जब जगाया वगाया तो उसने बोला तुम ही तो आए थे मुझे लेने के लिए, असिस्टेंट, और उसके आगे का मुझे कुछ याद नहीं है। उसने बोला, रणविजय ने बोला ये तो हमारे साथ ही बैठा हुआ था, ये तो कभी इधर गया ही नहीं। गौरव तिवारी से फैक्ट, इधर बहुत नेगेटिव एनर्जीज है मेरी, क्योंकि गौरव तिवारी जब अपनी रीडिंग लेने गया तो एक होना चाहिए 100%, ये तो 100% के ऊपर जा रहा था। अच्छा। तो ही इज़ लाइक कि इधर कुछ तो गड़बड़ है। सेम जब मिल्स में गए थे तो उस मिल्स में ना हमारे इधर की कुछ हॉरर मूवी शूट होने गई थी। तो एक डायरेक्टर एक्ट्रेस को लेके गया, मैं एक्ट्रेस का नाम भूल जा रहा हूँ, आपको याद है तो बताना। 2007 के आसपास की बात है। शूटिंग चल रही है, मैडम बोली कि यार रुको मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आती हूँ। तो जब हॉरर की शूटिंग चल रही, वैनिटी वैन उधर ही है। सबको लगा वो वैनिटी वैन गए, वैनिटी वैन खोला तो उधर है ही नहीं। आसपास ढूंढे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। बाद में देखा तो उस मिल का जिस एरिया में बोलते हैं सबसे ज़्यादा हॉन्टिंग साइट्स हुए, वो वहीं पर बैठी हुई है। अच्छा। और वो जब बोल रही है तो लड़के की आवाज़ निकल रही है, बहुत मोटे लड़के की आवाज़, आंखें पूरी रेड है। अच्छा। तो उनको बोला मैडम चलो क्या हो गया, सबको लगा मजाक कर रही है, बट जब आईज रेड हो रही हैं और लड़के की आवाज़ हो रही है तो लोग डर गए।
उसको जैसे तैसे करके उनने नॉर्मलाइज किया, बाहर बुलाया, पंडित बुलाया, वो नॉर्मल हुई, वो शूटिंग वहाँ बंद हुई। एक और छोटी बच्ची को उधर लेके गए एक और डायरेक्टर दूसरा शूट करने के लिए, हॉरर मूवी के लिए। उस लड़की के साथ भी सीन यही हुआ जो कुलधारा में हुआ था, लड़की वहाँ से गायब हो गई और बाद में वो एकदम पीछे जाके मिल्स के पीछे मिली, वहाँ पर जाके उसको बोला कि भाई चलो, उससे भी लड़के की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पे उसके बाद से कोई शूट ही नहीं हुआ। आज भी मुंबई के इस मिल में बोलते हैं कि रात को आप जाते हो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं अंदर से, क्योंकि बहुत लोगों की डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो गौरव तिवारी यहाँ पे भी गए? गौरव तिवारी यहाँ पर भी थे, इनके केस में था ये चीज़। अच्छा। तो गौरव तिवारी ने ये भी कहा कि भाई ये मुंबई की ये मिल्स जो सिटी के बीच में अबैंडन ऐसे ही नहीं है, यहाँ पर बहुत ब्रूटल डेथ्स हुई हैं, जिसके चक्कर में यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। भांगड़ में तो जाके ये खुद रुके थे, बट वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया यहाँ पर भूत नहीं है, बट बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके पूरे वाइब्रेशंस को बहुत लो कर देंगी। बहुत ही ये है। एक केस में उन्होंने बताया था कि काफ़ी डिमोनिक टाइप की एंटिटीज थी जो बहुत ही डेविलिश टाइप थी। उन्होंने बताया था जैसे एक जगह से उनको फ़ोन आया था, एक मैडम का फ़ोन आया था, शी वॉज अ सिंगल मदर। तो उन्होंने बोला था कि यार मेरे घर पे बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो जब वो पहली बार आई थी उस घर पे, तो वो मैरिड आई थी उसी घर पे। अब उनके पति की ने मौत हो गई थी और उनके पति का आई थिंक सो सुसाइड हुआ था, उसी घर में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कुछ दिनों बाद उनको ऐसा फील होने लग गया कि उनके हस्बैंड यहीं पर हैं, उनको फीलिंग आने लग गई थी और वो ना उनको घर से बाहर जाने ही नहीं देते थे। अच्छा। हाँ, तो शी मेड अ कॉल टू गौरव तिवारी कि भाई आप आओ, इस चीज़ को सॉल्व करो, क्योंकि घर पे अचानक से प्लेटें गिर रही हैं, टेबलें हिल रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सो गौरव तिवारी ने जैसे तैसे करके उनने जब अपने EVM मीटर या कुछ बोलते हैं वहाँ पे चेक करा तो कि हाँ वहाँ पे काफ़ी नेगेटिव सिग्नल्स निकले थे। बट गौरव तिवारी का सबसे शॉकिंग केस पता है क्या था? क्या? उनका खुद का केस। 2016 में अचानक से उनकी मौत हो गई। सो सीन ये था, 2016 बढ़िया, आई थिंक जुलाई या अक्टूबर का समय था। आराम से गौरव तिवारी अपने मेल्स पढ़ रहे हैं। मेल्स पॉजिटिव मेल्स हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक मैगजीन कवर पे फोटो आने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहे हैं, ये चीज़ आ रहा है। मतलब ये अनटाइमली डेथ थी? हाँ, इसमें ट्विस्ट ये था, ही वाज यंग? ही वाज 29, 30, 31। अच्छा, 31 होंगे, है ना? नाउ नहीं, 31 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 32, 33। हैप्पी लाइफ। अचानक से दिन में बाथरूम जाते हैं नहाने के लिए, निकल नहीं रहे, 2 घंटे बाद दरवाज़ा तोड़ते हैं फैमिली वाले, ही इज़ फाउंड डेथ। डेड तो ठीक है, अकेले गए थे नहाने के लिए, गले में इधर एक नीला सा निशान है, एक जैसे किसी ने दबाया है यहाँ से, बट अंदर तो कोई था नहीं। इन्वेस्टिगेशन करने वाले कोई है नहीं। लोगों ने कहा कि यार फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इसलिए ऐसा कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस था नहीं। बट गौरव की बीवी ने ये चीज़ बताई कि 2 महीने पहले ये केस पे गए थे और उस केस में एक घर पे गए थे जहाँ पर कि एक नहीं बहुत ज़्यादा डिमोनिक एंटिटीज़ थी। और गौरव इनकी वाइफ को बार बार बोले, उसके बाद से 2 महीने से बोल रहे हैं कि यार मैंने शायद कुछ गलत पंगे ले लिए, ये लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मेरे को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। एंड उसके बाद ये डेथ केस हुआ है। उनकी वाइफ आज भी ये मानती है कि इनकी ये नेचुरल डेथ नहीं थी, उन्होंने कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज के साथ अपना ताल्लुक कर दिया है जिसके चक्कर में ये हुआ था। एक आखिरी एक मैं केस बताता हूँ। बट वो इतनी सारी जगहों पर गए, वहां कुछ नहीं हुआ और इस जगह पर ऐसा हो गया। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि दुनिया में कुछ ऐसी पावर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं विच इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, इवन इन पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड इन द सेंस, चलो भूत के तो लोग डर गए हों, तो मैं पॉजिटिव, भूत से कौन भगाते हैं, कौन से भगवान भगाते हैं आप बताओ? एक भगवान है, हनुमान जी का। एक मैं सिंपल सा किस्सा बताता हूँ कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी मैं हाल फिलहाल नीम करोली बाबा के इधर से आया हूँ, तो एक दूसरा किस्सा बताता हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आज से कुछ साल पहले, अ फ्यू 30, 40, 50 ईयर्स बैक, एक जमींदार थे। तो जमींदार के इधर जो ये चराते हैं ना अपना गोट शीप्स, तो वो चलते चलते उनके उसमें घुस गए, खेतों में घुस गए। जमींदार गुस्से में, भाई साहब ऐसे कैसे आप हमारे इधर घुस गए हो, आप निकलो। ऐसा तो तू मैं चल रही थी, तो बातों बातों में मतलब तू मैं से बातें ही शुरू हो गई। तो फ्लो में ये पता चल गया, जो चरवाहा था उसको ये पता लग गया कि इनका ना बेटा नहीं हो रहा, शादी बहुत टाइम से हो गई, इनका बेटा नहीं हो रहा। चरवाहे ने बोला कि एक सोल्यूशन है। बोले क्या? बोले हनुमान जी का एक इधर मंदिर है, आप जाओ उधर प्रार्थना करो, आपका बेटा हो जाएगा, बेटा बेटी जो भी चाहिए आपका हो जाएगा। तो उन्होंने सब कुछ ट्राई किया हुआ है। बोले ये ट्राई कर लेते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, उधर बोलते हैं कि हनुमान जी अगर हमारा बच्चा 1 साल में हो गया तो मेरे को कोई इच्छा नहीं, मैं बच्चा आपकी सेवा में छोड़ के चले जाऊंगा। मतलब ही वाज सो डेस्परेट इन दिस। साल भर बाद बच्चा हो गया। अच्छा, ठीक है।
बट क्या होता है, माँ बाप का प्यार आपको तो पता ही है। अब वो हम्म आ गया कि यार अब मैं छोड़ू कैसे। तो मनी मन ने सॉरी हनुमान जी, ये तो बच्चा है, मेरा हो गया, बाद में इसका खुद का मन करेगा तो देख लेंगे, अभी सॉरी सॉरी सॉरी। सोचेंगे भगवान है, भगवान तो मान जाएंगे ऐसे करके। बच्चा बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट है, छोटी सी उम्र से पूरा रामायण बोलना शुरू हो गया, सब कुछ अच्छे से बोल रहा है, सब कुछ प्यारे तरीके से बोल रहा है। इतना अच्छा बोलने लग गया कि जब वो अपने एडोलसेंट स्टेज के ऊपर गया, उसको पूरी रामायण आती थी, वो गा गा के सुनाता था रामायण, तो सबको बड़ा अच्छा लगता था। बिरलास उस टाइम पे दे वर वेरी श्रद्धालु, तो बिरलास और राम जी को भी बहुत मानते थे उस टाइम पे, और रिचेस्ट उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो बिरलास ने एक अखबार में ये निकाला कि भाई हमको चाहिए, हमारा एक फंक्शन है, उसमें हमको चाहिए कि कोई एक बढ़िया रामायण सुनाए। तो जब इन्होंने अपने बच्चे को भेजा कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रहेगा, पैसा भी आएगा, सैलरी भी हो जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी, तुम जाओ। तो ये बस लेके गया, उधर गया, तो उधर देख रहे हैं कि बिरला जी देख रहे हैं और सामने से मजा नहीं आया, ए रामायण तुम्हारा मजा नहीं, महाभारत मजा नहीं आया। तो इनको उनके सेक्रेटरी ने बोला लेकिन ये बंदा आया है, आप इनको सुनो, मजा आ जाएगा। एक बार में मुग्ध हो गए, अरे यार क्या सुना है। सैलरी पे रख लिया, सब कुछ सेट, रहने का व्यवस्था हो गया, खाने पीने का व्यवस्था होगा, घर पे पैसे देने की व्यवस्था, सब कुछ सेट। बहुत कम लोगों को पता है कि उस समय पे बिरलास के गुरु थे नीम करोली बाबा। अच्छा। तो नीम करोली बाबा एक बार आए, बिरलास ने बोला सेवा का मौका दीजिए। तो नीम करोली बाबा को इनने बताया कि हमने एक पर्सनल रखा है, वो हमारे हर पार्टीज में, प्लस हमको रोज हमारे घर पे यही करते हैं कीर्तन, आप सुनोगे। तो इम्प्रेस हो गए। नीम करोली बाबा बोले मैं मिलूंगा, बट एक कमरे में अकेले मिलूंगा। उस कमरे में जाते हैं, उसको भी बोलते हैं, वो भी कि भाई बड़े सिद्ध पुरुष आ रहे हैं। जाते बोलते हैं तेरा बाप पापी है, उसने झूठ बोला है हनुमान जी से, तू पहले जाके उनसे बात कर। ये शॉक्ड, क्योंकि उस बंदे ने ना अपनी बीवी तक को ये वाली बात बताई है, किसी को नहीं बताई है कि मैंने हनुमान जी से क्या प्रॉमिस किया है। तो वो ऑफेंड हो जाता है, मेरे पापा को आपने ऐसे कैसे बोल दिया, पापा पापा एनिमल वाला टाइप। तो फिर ये बोला कि नीम करोली बाबा जी बोले कि नहीं, अब जाके पूछ के आओ। इसने बोला ठीक है, अगर उन्होंने बोला तो मैं पूरा जीवन आपकी सेवा में लगाऊंगा। बोले तो ठीक है, वो तुम्हारा भाई है कमिटमेंट। गया, पापा से पूछा, पापा ने पहले ही बोला कि भाई वो हनुमान जी हैं। बोले कैसे? बोले क्योंकि ये बात तो मैंने हनुमान जी के अलावा किसी को बोली नहीं है, तो वाइफ तो तुम्हारी मम्मी तक को नहीं पता। तो बोले पापा ये सच है? बोले हाँ। तब से वो जाके उनकी सेवा में लग गया। फिर सेवा में लगते वक्त नीम करोली बाबा ने अब एक चीज बोली, उन्होंने बोला एक काम करो, एक मंदिर है, अब लोग गेस करेंगे कौन सा मंदिर है, ठीक है, इतनी ज्यादा बड़ी हिंट दी है। उस मंदिर में तुम अब गरीबों को, अच्छा तुम पहले जॉब छोड़ोगे बिरला से, पैसा नहीं आएगा, लेकिन तुम रोज जितने लोग आए, 1000 लोग आए, 2000 लोग आए, सबको आप भोजन खिलाओगे जो प्रसादम रहता है। ये बोले अरे ये कैसे होगा, पैसे भी नहीं होंगे, प्रसादम भी खिलाना है। बोले मैंने बोला हो जाएगा, हो जाएगा। आज भी लोगों को नहीं पता उस मंदिर में ना डोनेशन आता ना चैरिटी आता, लेकिन रोज लोगों को वहां पे खाने मिलता है। अच्छा। तो आप सोचो, तो अब मैं ये पार्ट दिखा रहा हूं कि देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स टू द एंटायर होराइजन। मतलब नीम करोली बाबा के तो बहुत किस्से ऐसे, बहुत सारे, अगर आप गिनाने चाहोगे तो मतलब वो थर्ड पार्ट में अपन कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। तो यस, देयर आर पॉजिटिव्स, देयर आर नेगेटिव्स, देयर आर गुड पॉजिटिव्स, देयर आर गुड नेगेटिव्स। आज तक कभी लोग ये नहीं सोच पाते भाई कैलाश क्यों नहीं चढ़ पाते हैं। कैलाश तो चाइना वालों ने एक तो हड़प लिया है, नेहरू जी ने अपना गेम कर दिया था। जब 72,000 मीटर्स या कुछ चाइना ने अप्रोच करने बोला, तो नेहरू जी ने बोल दिया कि हाँ ले जाओ कैलाश, वैसे भी बैरन लैंड है। अरे भाई हमारी संस्कृति की रिस्पेक्ट तो करो आप। उनको बाद में सुनाया था, एक बहुत बड़े हमारे देश के फ्रीडम फाइटर, उन्होंने बहुत सुनाया था कि भाई ये क्या है बैरन लैंड, उनको बहुत टॉन्ट मारा था, बट दे दिया। बट इंटरेस्टिंग चीज देखो, चाइना जो कॉलोनियल माइंडसेट के साथ है, वो इंडिया की हर चीज को पहले ही नकार देता है, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब कुछ तो उनको भी दिख रहा है कैलाश में। बाय द वे कैलाश पर्वत इज द ओनली प्लेस जिसको दुनिया के सारे धर्म में कहीं ना कहीं स्थान दिया गया है, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे बुद्धिस्ट धर्म हो, चाहे हिंदुइज्म धर्म हो, इवन क्रिश्चियन में कहीं ना कहीं इसका विवरण है। कोई भी नहीं चढ़ पाया अब तक, जबकि वो टॉप 100 हाईएस्ट पीक्स में भी नहीं आता है। हाँ। अब वैसे तो अभी बैन है, वहां पे चढ़ नहीं सकते। लास्ट टाइम साइबेरियन कुछ लोग चढ़े थे, बट बैन है। बट ये तो इस तरह के ना रिया बहुत सारी चीजें हैं। सो बिलियनियर्स को देखो, एक ना जेपी मॉर्गन ने एक स्टेटमेंट दिया था वेरी इंटरेस्टिंग। उसने कहा था कि मिलियनर्स डोंट यूज एनीथिंग, बिलियनर्स प्रोबेबली यूज एस्ट्रोलॉजी। तो आप सोचो अगर यार जेपी मॉर्गन ये चीज बोल के जा रहा है बिलियनर, तो फिर कुछ तो बात होगी।
हाँ, मिलियनेयर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, हाँ बिलियनर्स डू, बिलियनेयर्स करेक्ट, ये था, सॉरी गाइस, ये था यार। बादाम खाता हूँ लेकिन इतनी चीजें याद नहीं रहती ना यार। बहुत याद रहती है। बट हाँ ये चीज थी। तो मतलब है तो सही, अभी हॉरर करने बैठेंगे तो बहुत बड़ा पॉडकास्ट बन जाएगा, हॉरर एंड सुपर नेचुरल, बट लोगों का इंटरेस्ट होगा तो अगले बार बिल्कुल बताऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ, अभी करंटली कौन है सबसे पावरफुल इंसान दुनिया में? ओके तो ना एक कुछ बंदा रिसर्च है। कर रखी है आपने, मुझे ऐसा हाँ लग रहा है। ये मैंने हमारा ये तो लेटेस्ट पावरफुल है, मतलब अभी यही चल रहा है भाई साहब, currently? इससे ज्यादा कोई है ही नहीं पावरफुल। अच्छा। आप सोचो, एक बंदा है जो 97 लाख करोड़ रुपीस कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। 70 कंट्रीज में इसका इन्वेस्टमेंट है, 70 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है। 2008 का क्राइसिस होता है, वॉरेन बफेट के बाद सबसे पहला कॉल इसको जाता है कि आके बचा लो। 2020 के कोविड के क्रैश के बाद सेंट्रल बैंक इस बंदे को बोलते हैं आके बचा लो। ये है लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का मालिक। अब आप चीज को समझो, ये ब्लैक रॉक की तो वो जगह जहाँ सारे अमीर लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं। एब्सोल्युटली। आप देखो, आप कोई भी चीज पकड़ लो उसमें ब्लैक रॉक का कुछ ना कुछ तो है। पर ब्लैक रॉक पहले से ब्लैक रॉक नहीं था। सीन क्या हुआ था कि लैरी भाई जो थे, है ना, तो लैरी भाई ने अपना करियर शुरू किया। पढ़ा क्या, पॉलिटिकल साइंसेस है, कोई फाइनेंस के बंदे नहीं है, पॉलिटिकल साइंसेस पढ़ा हुआ है, क्योंकि उनको पता है पॉलिटिक्स से सब कंट्रोल होता है। तो पॉलिटिकल साइंसेस पढ़ा, हेज फंड्स में इंटरेस्ट है, हेज फंड्स में इंटरेस्ट आया। अपनी कंपनी को 8,000 करोड़ रुपए कमा के दिए साल भर में, 8,000 करोड़ रुपए, इंप्रेसिव। लेकिन एक गलत ट्रेड के कारण 800 करोड़ का नुकसान हो गया। कंपनी सब भूल गई क्योंकि रेपुटेशन की थू हो रही थी, भाई तू निकल जा। 8,000 करोड़ कमाने वाला, बस कंपनीज कैसी रूथलेस होती है आपको पता है। बोले वो तुमने पहला कमाया होगा, ये आ गए ईगो में, बेटा मैं अपनी कंपनी खड़ी करूंगा, तुमको नीचे लेके आऊंगा। इसके बाद क्या हुआ, इनके हाथ बटे एक बढ़िया सा दोस्त मिले, स्टीवन। स्टीवन एक कंपनी चलाते थे, ब्लैक स्टोन। ओके। तो स्टीवन बोला भाई आ जाओ, हाथ मिलाते हैं, मिले जो सुर मेरा तुम्हारा तो साज बने हमारा, जो भी है। तो उन्होंने हाथ मिला लिया। अब स्टीवन ने बोला कि भाई मैं काम करता हूँ, मैं तुमको 40 करोड़ रुपए देता हूँ, अपन शुरू करते हैं। विद इन 2 years बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया। एकदम चड्डी बड्डी वाले दोस्त थे, मतलब वो होता है ना कि भाई बोतल खुल रही है घर पे आ जा, वैसे वाले थे। लेकिन 5 साल बाद थोड़ा सा द्वेष होने लग गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए। तो स्टीवन ने बोल दिया एक दिन जोश में, निकल जा तू मेरे नजरों के सामने से। तो बोले निकल जाता हूँ। तो वो निकल के ब्लैक स्टोन की जगह इन्होंने अपना बना लिया ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक। फिर ब्लैक रॉक इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा। आज लैरी, आप सोचो, आपको पता है 2008 का जो क्राइसिस आया था उसमें भी इनका हाथ था, और 2008 के क्राइसिस को बचाने में भी इनका हाथ था। अच्छा। 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस बोलते हैं, एक्चुअली में एक इंस्ट्रूमेंट था, कोलैटरलाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। मतलब सारे जो लोन्स होते थे उनको मिक्स करके एक बैग बनाया जाता था और दे दिया जाता था लोगों को। तो उसमें कैसा होता, अच्छे लोन, बुरे लोन, सारे लोन्स को मिक्स करके वो उसको एसेट बना दिया जाता। उसका आइडिया लैरी ने निकाला था। अच्छा। और 2008 में जब क्राइसिस हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी, सारे एक क्लोज कैबिन के अंदर सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को बिठाया। लैरी डिसाइड कर रहा था, भाई लैरी तुम बताओ क्या करना है। अच्छा इसको 10,000 करोड़ दे दो, इसको 2,000 करोड़ दे दो, 3,000 करोड़ इसको दो, इसको मरने दो। और ये सारी कौन सी कंपनी थी, लैरी कैसे डिसाइड कर रहा था, जहां जहां जितनी जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट थी ना, उन कंपनीज को वो बचा रहे थे। अच्छा। और सेंट्रल बैंक उनके सुन रही थी। 2020 में जब पूरा मार्केट क्रैश हो गया तो ये व्यक्ति जो 97 लाख करोड़ रुपीस कंट्रोल कर रहा है, उसको अप्रोच किया सेंट्रल बैंक्स ने, भाई बताओ अब क्या करना है, इसको बचाओ, इसको बचाओ, इधर पैसा डालो, इधर पैसा डालो, इसको मरने दो। तो आप सोचो कितना कंट्रोलिंग पावर है। और ये हमारे देश में एक बहुत बड़े उद्योगपति के साथ टाई अप कर रहे हैं। कौन सा है, कमेंट्स में बताओ, कौन सी कंपनी म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है। अच्छा। हमारे देश में। और ये म्यूचुअल फंड्स में भी उस बड़े व्यक्ति का ही मेन एसेट्स को देखने वाले हैं एक्चुअली में। अच्छा। पूरा। तो ये लैरी भाई हैं, पार्टीज में कम दिखते हैं, लेकिन एक शादी अभी हुई थी उसमें दिखे थे। ठीक है। अच्छा। तो वैसे हिंट मैंने बहुत बड़ी दे दी है। तो इस तरह से तो अभी का सबसे पावरफुल इंसान यही है। और इंडिया में? इंडिया में तो यार मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगा, पूरे इंडिया को 3 A चला रहे हैं। अच्छा। और वो 3 A कौन से हैं वो मैं नाम नहीं लूंगा, वरना हो सकता है अगले पार्ट तक में और रिया ना रहे। इनमें से हिंट है कि दो बिजनेसमैन है, एक पॉलिटिशियन है। अच्छा। आपको लगा था M बोलूंगा, नहीं, 3 A है। तो 2 A तो आप समझ गए होगे, बिजनेस वाले। हाँ, अब तीसरा A भी आप समझ ही जाओ। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, इल्यूमिनाटी में नए क्या अपडेट्स हैं? कुछ आपके पास खबर आई, कोई मेल आई, कोई नई इन्फॉर्मेशन? अरे मेल कहाँ से आएगा यार? कोई आपको पर्सनली बताते हैं वो लोग? अरे यार मेरे को आगे तो देखो यार,
इल्यूमिनाटी तो चीजें अपनी थोड़ी सीक्रेट रखना चाहती है, बट अभी पीडीडी अच्छा, आप एकदम 1,00,000% श्योर हो कि एग्जिस्ट करता अरे है? बिल्कुल 100। अरे ये तो हमारे खुद के टेक्स्ट बुक्स में भी दिया हुआ है। सम्राट अशोका की खुद की इल्यूमिनाटी टीम थी, अभी भी है। अच्छा। आप देखो, लुइस पैस्चर थे ना जिन्होंने वो निकाला था, दवाई निकाली थी। लुइस पैस्चर जब इंडिया आए तो बोल रहे थे मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, मेरे को सोल्यूशन दिया अशोका, सम्राट अशोका के इल्यूमिनाटी ग्रुप का एक बंदा था। अच्छा, अब कुछ लोग लॉजिक लगाएंगे तब तो अशोका थे ही नहीं। भैया उनके वो जो 9 है ना, वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को पास कर रहे हैं, सीक्रेट नॉलेज को। सो सम्राट अशोका जी जब पूरा युद्ध खत्म हुआ कलिंगा के, 1 लाख लोगों का जब रक्त बह गया तो उनको बड़ा रिमोर्स फील हुआ। उन्होंने उसी के बाद बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं मतलब इतना ज्यादा मैं राजा था तो मैंने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, तो मेरे को सीक्रेट नॉलेज के पिलर्स बनाने पड़ेंगे। उन्होंने 9 अपने सबसे ज्यादा बिलीवेबल 9 लोगों को रखा। उन 9 लोगों को कहा कि भाई तुम पूरा सारा एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड के बारे में, तुम सारे दुनिया के ट्रेड्स के बारे में पता रखोगे, तुम सारे दुनिया के फार्मा। माना जाता है कि अशोका जी के ये जो 9 पिलर्स हैं, 9 सीक्रेट एजेंट्स हैं, आज भी हैं। हो सकता है हमारे आसपास ही घूम रहे होंगे उनमें से कोई, हो सकता है आप और मैं में से भी कोई हो सकता है, यू नेवर नो। उनको सारा नॉलेज दिया गया और ये कहा गया कि आप बस ये कहीं रिवील नहीं कर सकते कि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, आपको वो सीक्रेट रखना है। अच्छा। तो आप एक चीज नोटिस करो, साउथ में जब भी ड्रॉट होता है ना, पानी की कमी हो जाती है, ये हो जाती है, अचानक से मंदिर में एनोनिमस डोनेशंस आ जाते हैं ताकि भोग लगता रहे सही टाइम पे। ये कहाँ से आता है? नोबडी क्वेश्चंस, सब बोलते हैं एनोनिमस आ गया अचानक से। आपने बीच में कभी अखबारों में देखो किसी टेंपल में एनोनिमस बहुत ज्यादा सोना आ जाता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसी को नहीं पता है, रातों रात आ जाता है। तो थिंग्स आर कि ये हमारे इसमें भी लिखा गया है, और दीज सीक्रेट एजेंट्स आर एवरीवेयर। इवन चाणक्य नीति आप पढ़ते हो, चाणक्य नीति में भी ये मेंशन किया गया है कि यस, देयर आर सीक्रेट नॉलेजेस एंड सीक्रेट एजेंट्स जो सबके पास रहते हैं। अच्छा, एक साइड क्वेश्चन, फिर हम इल्यूमिनाटी पे दोबारा आएंगे। अरे बाबा, इल्यूमिनाटी ठीक है, आप बोलो। चाणक्य नीति की सबसे कोई फेवरेट स्ट्रैटेजी आपको जो अरे यार सीधे चाणक्य नीति में आ गए आप। यार है तो काफी सारी चीजें, बट उसमें एक चीज कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना एक सीक्रेट मेंटर भी रखना चाहिए। ओके। अलग अलग तरीके के मेंटर्स होने चाहिए, एक सीक्रेट मेंटर होना चाहिए। सो चाणक्य सेज कि आपके वो सीक्रेट मेंटर आपको पता होने चाहिए, और साथ में आपके पास सीक्रेट नॉलेज भी होनी चाहिए किसी चीज की, जिसके बारे में आप दुनिया को बताओगे नहीं, आप शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, बट यू नीड टू हैव दैट सीक्रेट नॉलेज, बिकॉज ये आपको एज प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज पे। तो ये मेरे को एक चीज बहुत बिलीवेबल लगी। सही बात है, मेरे को भी लगा। हाँ, मतलब एक बहुत सटल एग्जाम्पल देता हूँ। तो एक और पॉडकास्टर से मेरी बात हो रही थी जिनने मेरा पॉडकास्ट लिया, उस पर कुछ मिलियन गए थे। तो हमारी ना ऑफ कैमरा डिस्कशन हुई, तो पता लगा कि यार बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो हमारी बहुत मैच कर रही थी। अच्छा। ये बायोग्राफी में मैंने पढ़ी, ये पढ़ी, हम उस पर डिस्कस कर रहे थे, धनाधन दे। लोग शायद गेस कर लेंगे वो कौन से वो पॉडकास्टर होंगे। वो सीकेन नहीं है, क्योंकि वो सबको लगेगा बुक्स मतलब सीकेन नहीं, वो कोई और है। तो ये हुआ। फिर मेरे को बोले, कार में हम जब जा रहे थे, मेरे को जब वो एयरपोर्ट ड्रॉप कर रहे थे, कि यार अभिषेक भाई पता है मैंने बीच में स्टार्ट किया था, मैं स्टोरी पे, अपनी इंस्टा स्टोरीज पे, वो पेज का वो एक ट्रेंड रहता है ना, पेज का वो करके फिर हाईलाइट करके अपन वो कोट वोट कुछ डाल देते हैं, मैं डालना शुरू किया था। फिर मैंने ना बंद कर दिया। फिर मैंने लगा क्यों? बोले यार हम क्या पढ़ रहे हैं, कितनी डिटेल में पढ़ रहे हैं, वो पूरी दुनिया को बताने की जरूरत क्या है? बिकॉज उनका बिजनेस भी उसी चीज से चलता है, नॉलेज बिजनेस है उनका। तो बोले मैं सारी चीजें क्यों बताऊं, आई वांट टू कीप इट सीक्रेट, द काइंड ऑफ बुक्स आई एम रीडिंग, द काइंड ऑफ थिंग्स आई एम रीडिंग, इस हिसाब से। एंड रीडिंग की तो मैं बात करूं यार, जस्ट बिकॉज इधर छिड़ी हुई है बात, तो जो हमारे इधर सबसे ज्यादा किताबें जिन्होंने लिखी है चाणक्य के ऊपर, राधा कृष्ण पिल्लाई सर, मैं उनके ऑफिस में जब बैठा, आई वॉज शॉक टू द कोर। भाई साहब, ऊपर का ड्रॉर खोलो, दे किताबें, इधर किताबें, उधर किताबें, इधर मैंने बोला सर ये किताबें रखी गई हैं? बोले ये तो पढ़ ली हैं। मैंने पढ़ ली हैं, दोस्त मस्ट भी ज्यादा नहीं, 4-5 हजार किताबें होंगी वो पढ़ ली हैं। ये 4-5 हजार किताबें जो पढ़ ली हैं, जो रिपीट में पढ़ते हैं। अच्छा। फिर उधर बाहर दिखा, बोले उधर वो 5,000 किताबें रखी हुई हैं जो एक ही बार पढ़ी हैं। इतना पढ़ लिया। सो बेसिकली कुछ लोगों ने ये बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है हैबिट। सो इवन सारे बड़े लोगों को, विवेकानंद जी का भी बोलते हैं कि वो तो किताब देख के पढ़े, ओशो का बोलते हैं वो जल्दी किताब पढ़ लेते थे। ओशो ने तो 1.5 लाख किताबें पढ़ी हुई हैं। सो ओशो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ओशो इधर से ही कर लेते हैं, फिर ओशो पे ही आ जाते हैं। इल्यूमिनाटी भी रखो यार थोड़ी देर, ओशो पे आ जाते हैं। हाँ, आप रिसेंटली नेपाल गए थे ओशो के आश्रम में, तो क्या लर्निंग्स मिली आपको वहां से? प्लस
एज अ कैरेक्टर ओशो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ओशो को लेके बहुत गलत धारणाएं लोगों ने बनाई हुई हैं। शायद मैं भी थोड़ा बहुत था वैसा, लेट्स एडमिट। हम इवोल्यूशन के फेस पे हम धीरे धीरे समझते सीखते हैं। ओशो बहुत ही आगे की सोचते थे जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी। Okay. एक व्यक्ति थे ओशो जिन्होंने 1.5 लाख किताबें अपनी जीवन काल में पढ़ ली। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोई वेपन उठाए बिना पूरे अमेरिका को नचा दिया था। अमेरिका सोचो बिना वेपन उठाए उनको खदेड़ने पे लगा हुआ था, कभी अरेस्ट कर रहा, कभी बिना वेपन उठाए। ओशो ने कभी नहीं उठाया, बिना कुछ अमेरिका को डायरेक्टली बोले उसने सबको हिला के रखा था। एक ऐसा व्यक्ति था, एकमात्र व्यक्ति थे ओशो जिसने खुले आम पॉलिटिशियंस को चैलेंज किया था, जुडिशरी सिस्टम को चैलेंज किया था। सीधे सीधे बोलते थे भैया ये गलत है ये सही है। सो ओशो की शायद सबसे बड़ी गलती भी यही रही कि हमारे देश में इतना बोल्ड होना सही भी नहीं होता। बट जो थे ओशो थे तो थे। ओशो के जब मैं आसपास सन्यासियों से मिला तो उन्होंने अपने जब रियल लाइफ इंसिडेंट्स शेयर किए, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरेस्टिंग आपको एक आपके व्यूअर्स के लिए बताता हूँ, ये कहीं पर भी नहीं पता है अभी। रंग दे बसंती कैसी मूवी थी? बढ़िया। रंग दे बसंती के जो राइटर हैं कमलेश जी, वो ओशो सन्यासी हैं। अच्छा। उन्होंने वो संजय दत्त की खलनायक भी लिखी है, सारे बड़े बड़े के राइटर्स हैं। मैं उनसे जब मिला, क्योंकि उनने ये पब्लिक डोमेन में स्टोरी बताई हुई है तो मुझे कोई क्वाम्स नहीं है बताने से। तो कमलेश जी जो ओशो के बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, उन्होंने बताया कि बॉस उनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी, बेबी नहीं हो पा रहा था, मिसकैरेजेस थे, कुछ थे, उनके पर्सनल रीजंस होंगे, हो ही नहीं रहा था। ओशो के पास गए, ओशो ने उन्हें कहा XYZ पीरियड तक, आई डोंट रिमेंबर 2 या 5 साल तक आप ये वाला मेडिटेशन करो, देन यू विल हैव अ किड। उसके बाद किड हो गया। अच्छा। तो वेयर साइंस फेल्ड दिस प्रूव राइट। और ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते होंगे यार ओशो ने 1.5 लाख किताबें कैसे पढ़ ली? इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, क्योंकि मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करो, 10 साल की एज से भी शुरू किया, 60 में डेथ हुई, 50 साल में अगर एवरेज 6-7 किताबें भी वर्स्ट केस अपन लेते दिन भर पढ़े तो वो भी 50,000 55,000 किताबें ही होंगी, वो भी एज्यूमिंग कि वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो कैसे हो गई? तो भाई साहब स्वामी विवेकानंद जी भी एक घंटे में 700 पेज की किताबें पढ़ लेते थे, बिकॉज देयर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज सो एनहांस्ड बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कि उनके लिए सब कुछ संभव है। और कमलेश जी ने मुझे बताया था, जब मैं बोला कि अरे नहीं 5 तो झूठ बोला है, 12-15 तो मेरे सामने पढ़ते हुए देखे मैंने, एक दिन में 12 to 15 किताबें। बिकॉज जो वो रीडर्स होते हैं ना, तो उनका कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत वोरेशियस रीडर्स को, कि उनका नैक इतना हो जाता है कि वो स्किम करते हैं ऐसे, और उनको सब ध्यान भी रहता है, और फोटोजेनिक मेमोरी थी उनकी। वो उनके, आप सोचो ओशो ने आज तक कोई किताब नहीं लिखी है बाय द वे। ओशो के बारे में बस मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ओशो की मृत्यु नेचुरल शायद नहीं थी। अच्छा। ओशो के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी बनाने वाले बहुत लोग थे, क्योंकि ओशो, देखिए इतिहास गवाह है कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति बॉर्न होता है जो लोगों के माइंडसेट को चैलेंज कर दे, तो उसको हेट मिलनी ही मिलनी है, उसको बहुत लोग खींचने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और ओशो एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों के दिमाग को ठोक दिया था। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें सच बोली थी, आज भी आप पढ़ोगे कि यार ये बात उन्होंने 1960-70s में कैसे बोल दी, 70s में कैसे बोल दी, आप हिल जाओगे। लेकिन वो वही थे, जो आता था वो सीधे मुंह पे बोलते थे। एक उनका इवेंट हुआ था जिसमें स्वामी आनंदानंद जी के कॉलेज की कहानी है। तो कॉलेज में बुलाने वाले थे, तो कॉलेज में दल होते हैं ना, जैसे पार्टीज होती हैं ऐसा, दोनों पार्टी बोले भाई ये ना बहुत अगेंस्ट बोल देता है, हिंदू कल्चर के अगेंस्ट बोला, हम तो पत्थर से बुधर ही पीट देंगे। दूसरे वालों ने भी बोला कि भाई देखो दूसरे कल्चर के बारे में बोलते हम तो इधर ही पीट देंगे। और सबने बोला हम 5 मिनट ही बैठेंगे। 1 घंटे तक बैठे रहे, ठीक है, पूरा सुन के गए, बाद में ऑटोग्राफ लेके गए, और बाद में स्वामी जी ने चेयर्स के नीचे देखा पत्थर ही पत्थर रखे हुए थे। मतलब ये लोग लेके आए थे पत्थर। अच्छा। ओशो को मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाए, क्योंकि वो खुद आए थे, वो क्या बोलते हैं, केम टू बिकम अ हेटर वेंट बिकमिंग अ फैन। तो वो वाली, तो काफी सारे किस्से हैं, बट ओशो इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट में इस पर और डिटेल में, पार्ट 3 में डिटेल में बात करेंगे। हाँ ठीक है, लेट्स कंक्लूड दिस नाउ। बट आप मेरे को जाते जाते एक ऐसे बिलियनियर की स्टोरी बताओ जो आपने कहीं पे भी नहीं बताई है। अच्छा, ये एक्सक्लूसिव होनी चाहिए एकदम, और कहीं पे बताना भी मत इसके बाद। ये तो बहुत कंडीशन।
बट चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। एक बिलियनर होता जो सबसे ज्यादा रईस होता, सीक्रेट बिलियनर है मैं बता रहा हूँ, उसको आप भी जानते हो, मैं नहीं हूँ। आप वो ही हो। है निकोला टेस्ला, ओके। द साइंटिस्ट जिसने एसी करंट का निकाला था। आपको पता है उनके उनकी बड़ा ट्रैजिक कहानी है। एडिसन के अंदर वो काम करने आए, एक बार मजाक मजाक में एडिसन ने बोला कि भाई एक शिप का मोटर्स का प्रोजेक्ट था जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा, कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं कर पा रहा था। शर्त रख दी गई, जो भी सही कर देगा भाई $50,000 उसको दे देंगे। निकोला बोला मैं करूंगा, इम्प्रेस करना था अपने मेंटर को। 18 घंटे काम किए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया, सही कर दिया। जब पैसे देने के बारी आई तो एडिसन बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, अमेरिकन तो मजाक करिए, मजाक क्या होते हैं, कहाँ सीरियसली लिया। तो दिल से बुरा लगा, तो दिल से बुरा लगा तो उन्होंने छोड़ दिया, अपना चालू करा। उसके बाद धीरे 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 जैसे वो एसी आया तो एडिसन उनसे जेलस होने लग गए कि अरे यार मुझसे बेटर ऑल्टरनेटिव कैसे बनाने लग गया। ये प्रूव करने के लिए एडिसन की टेस्ला का जो करंट है वो बेकार है, उन्होंने लाइव फंक्शनिंग में एक हाथी को मार दिया उसके एसी करंट से कि देखो कितना लीथल है। ये दिखाने के लिए एसी करंट से हाथी मर गया, एक की जीव की जान ले ली। एक पागल खाने में उस करंट से ब्रूटली डेथ करवा दी गई कि भाई एसी से हो गया। टेस्ला ने फिर भी हार नहीं मानी। टेस्ला आगे बढ़ते गए, उन्होंने अपने एम्पायर को बड़ा बनाया, पेटेंट्स काफ़ी फाइल हुए। बाद में एक पार्टनर आया, पार्टनर बोला मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, पेटेंट्स करेंगे और मैं जो रॉयल्टी बनेगी वो दूंगा। लेकिन एडिसन के साइड में जेपी मॉर्गन थे, तो उन दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी बनाई कि कुछ भी कर लें इसकी चीज़ें चलने नहीं देंगे। क्योंकि शिकागो का एक फेस्टिवल हुआ, वहाँ पर पूरे फेस्टिवल में करंट कहाँ से आया, टेस्ला का आया, निकोला का। तो निकोला से इतनी जेलसी हो गई कि इन लोगों ने कंडीशंस ऐसे बना दी बिजनेसमैन ने कि भाई इसको ना प्रोजेक्ट मिले ना कुछ मिले। तो उस केस में क्या हो गया कि जो निकोला का पार्टनर था उसने बोला यार मैं रॉयल्टी अब अगर देने लग गया, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कॉस्टिंग इतनी बढ़ गई है कि मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। टेस्ला ने बोला जो एग्रीमेंट है पूरा फाड़ दो, मेरा पूरा शेयर तुम्हारा है बट काम करने दो। अच्छा। तो अगर वो सारे शेयर्स होते तो उस समय पे अर्ली 1900s में उस समय का $300 मिलियन उनके पास होता, उस समय का, विच इज मोर देन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो निकोला टेस्ला एक सीक्रेट बिलियनर थे जिनको इतना हैरास किया गया कि अल्टीमेटली एक होटल में बैठ के उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। अच्छा, साइंस को इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले इतना फ्रस्ट्रेट हो गए। 18 घंटे काम करते थे वो, 4 घंटे सोते थे, 4-4.5 घंटे। ही वाज सो डेडिकेटेड। इंटरेस्टिंगली आपको पता है उनकी लाइफ सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म किसने करी थी? किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अच्छा। निकोला टेस्ला शिकागो के टाइम पे एक, उसके बाद जब आए तो एक पार्टी हो रही थी, एक हीरोइन थी सारा करके, और उस पार्टी में स्वामी विवेकानंद जी को भी बुलाया गया। विवेकानंद जी बोले क्या पार्टी वार्टी में तो क्या ही करना है। जब बात हुई तो निकोला अपने फिजिक्स का ज्ञान बता रहे हैं, ये अपने वेदों का ज्ञान बता रहे हैं। दैट इज व्हेन ईस्ट वेंट मिक्स्ड विद वेस्ट। विवेकानंद जी ने इनको बताया कि भाई भगवद गीता ऐसी है, ये है वो है। इसीलिए निकोला टेस्ला के बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स में आपको संस्कृत वर्ड्स दिखेंगे, बिकॉज ही गॉट सो इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद एंड फिर उसने लिखा। और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हम हमारे ही संतों को, इतने प्यारे प्यारे संत हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के भी और किस्से हैं जो मैं बताऊंगा अगले पार्ट में। समझ गई? थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत मजा आया अगेन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड होपफुली लोगों को पसंद आए तो वापस आए। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।